हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार है। चलिए, बिहार एसएससी माने कि CGL4 की हम लोग डिस्कशन देख रहे हैं और ये जो है आप लोग का सेट नंबर शायद आपका दिया हुआ होगा। यहाँ पर सेट नंबर कितना है? तो ये सेट नंबर जो है आपका 131 है। 131 है। लीजिए सर, आराम से बताइए, प्यार से बताते चले जाइए। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सोचिएगा तो बन जाएगा। कह रहा है कि चौवेसवीं हृदय माने कि 4 चैम्बर्ड हार्ट किस में होती है? तो 4 कक्षीय हृदय किस में होती है? हम लोगों में होती है, पक्षी में होती है, कुत्ता में होती है, गाय में होती है, मवेशी में होती है। आपका यहां पर देखा जाए तो सभी स्तनधारियों में होती है, सभी स्तनधारियों में होती है। तो बताइएगा, सरीसृप में पूछा जाएगा तो कितना होती है? 3 चैम्बर होती है। हार्ट के 3 चैम्बर होती है। लेकिन याद रखेंगे, एक हमारा अपवाद है मगरमच्छ। मगरमच्छ में 4 गो चैम्बर होती है। स्तनियों में हमारा 4 गो होती है। यहाँ पर उभयचर एम्फीबियंस में 3 गो होती है। मछलियों में 2 गो चैम्बर होती है हार्ट का। तो बताइए सही जवाब कौन सा आने वाला है? यहाँ पर कुछ जवाब आ रही है क्या? तो हाँ, जवाब तो आ गया हमारा सही जवाब। तो आंसर बन गया हमारा क। तो आपका 4 चैम्बर्ड हार्ट किस में होती है? तो स्तनियों में होती है, हमारा स्तनधारियों में होती है, मैमल्स में होती है, स्तनधारी में होती है। किसमें? स्तनधारी में हमारा होती है। कितने चैम्बर? तो कहिएगा 4 चैम्बर वाला हार्ट होती है इसमें। कितने चैम्बर वाला? 4 चैम्बर वाली हार्ट होती है इसमें। चलिए, बातें क्लियर हो गई हमारा यहाँ पर। अगले नंबर पर आते हैं। प्लाग्ड रोग किस पदार्थ की निरंतरता कमी से होती है? फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड जो होती है ना, ये देखिएगा, इसको हम लोग विटामिन B9 के नाम से जानते हैं। विटामिन B9 कहते हैं, इसी को फॉलिक एसिड कहा जाता है। और ये देखिएगा, गर्भवती महिलाओं को ये अक्सर दिया जाता है ताकि उसमें खून की कमी नहीं हो। अब देखिएगा, आपका थायमीन की बात करते हैं। थायमीन विटामिन B1 का केमिकल नाम होती है। इसकी कमी से बेरी नामक बीमारी होती है। कौन कौन? तो कहिएगा बेरी नामक बीमारी होती है। और नियासिन जो होती है, विटामिन B3 का केमिकल नाम है। विटामिन B3 का केमिकल नाम है। इसकी कमी से प्लाग्ड रोग होती है। प्लाग्ड रोग होती है नियासिन। और एस्कॉर्बिक एसिड की बात करते हैं तो विटामिन C होती है। और याद रखेंगे, इसकी कमी से एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से, आपका यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C की कमी से स्कर्वी होती है। स्कर्वी नामक बीमारी होती है। स्कर्वी होती है ये। तो ऐसा कोई ऑप्शन बन रहा है तो बता दीजिए आप लोग। ऐसा कोई ऑप्शन है तो बता दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो वो भी ठीक है। चलिए बता दीजिए फटाफट जवाब कौन सा आने वाली है इसका। बन गया ना हमारा? तो सही जवाब, हमारे प्रश्न का सही जवाब तो बन ही गया हमारा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अब यहाँ पर। अगले नंबर पर आ जाइएगा। प्रकाश तरंग की प्रकृति समान होती है। तो प्रकाश जो है ना, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का एक उदाहरण है। समझ लीजिए पहले। कहिएगा, ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ये प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का एक उदाहरण होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और जितना भी विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, ये हमारा उदासीन होती है। उदासीन होता है। एक बात बताइए, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये बताएंगे, प्रकाश तरंगों की प्रकृति समान होती है। प्रकाश की प्रकृति दोहरी होती है, ड्यूअल होती है। एगो कण प्रकृति और एगो तरंग प्रकृति। सर, पूरा क्वेश्चन का डिस्कशन कहाँ होता है? एक दिन में मैथ होता है तो नहीं। आज अब रेगुलर आप लोगों का होगा। पहले साइंस होगी, उसके बाद आपका मैथ या रीजनिंग जो होती है वो होगी, उसके बाद में आपका सब तीनों सब्जेक्ट का होगी आपका।
कैथोड किरण, तो कैथोड किरण का मतलब कि इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होती है ना, तो कहिएगा कैथोड किरण का मतलब इलेक्ट्रॉन की बात किया जा रहा है, इस पर कोई इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होती है। बीटा किरण का मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होती है, गामा किरण के समान होगा। ये अल्फा कणों की मतलब होती है हीलियम का नाभिक होती है, हीलियम प्लस प्लस होती है। कौन आंसर होगा सही जवाब? सी नंबर हो जाएगा, हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। लीजिए अगले नंबर पर आते हैं। आमाशय में HCl के स्राव को HCl स्राव का प्रेरक कौन है? तो आमाशय में HCl के स्राव का प्रेरक, आमाशय का मतलब एस्टोमक होती है, समझ लीजिए पहले बातों को। एस्टोमक हो गया, तो ये बताइएगा एस्टोमक के आपका दीवार में जो ग्लैंड्स पाई जाती है उसका नाम है हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन करता है। कौन जूस? गैस्ट्रिक जूस, ये कह दीजिएगा ये गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन करता है। और गैस्ट्रिक जूस में देखिएगा ना तो क्या क्या मिलता है, तो कहिएगा HCl मिलता है, हमारा पेप्सिन एंजाइम मिलती है। कौन एंजाइम? तो कहिएगा पेप्सिन एंजाइम मिलती है, पेप्सिन एंजाइम मिलती है, पेप्सिन एंजाइम मिल जाती है हमारा। यहीं पर देखिएगा तो रेनिन एंजाइम मिल जाती है, रेनिन एंजाइम मिलती है। यहीं पर देखिएगा तो लाइपेज हमारा एंजाइम भी मिल जाती है आपका। यहाँ पर थोड़ी मात्रा में लाइपेज एंजाइम रहती है, थोड़ी मात्रा में यहाँ पर होती है। देखिए पेप्सिन एंजाइम मिल गया, रेनिन एंजाइम, थोड़ी मात्रा में लाइपेज भी रहती है, थोड़ी मात्रा में लाइपेज। और ये जो होती है आमाशय में HCl के स्राव का प्रेरक कौन होती है? तो ये गैस्ट्रीन होती है। कौन होती है? ये गैस्ट्रीन होती है। गैस्ट्रीन हमारा जो है ना ये हमारा पेप्टाइड हार्मोन है। ये गैस्ट्रीन जो है हमारा क्या है? कहिएगा ये हमारा हार्मोन होती है। ये क्या है? हमारा हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है, यही हमारा प्रेरक होती है। इसमें यही क्या होती है? प्रेरक का काम करती है। अगले नंबर पर आते हैं। नर और मादा जनन अंग एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। नर और मादा जनन अंग एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, किस में? साइकस में कि पाइनस में? तो ये साइकस और पाइनस जो होती है दोनों का दोनों जिम्नोस्पर्म में आता है। किस में आता है? जिम्नोस्पर्म में। तो ये दोनों जिम्नोस्पर्म में, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों पर पाया जाए। आपका एक ही आपका नर और मादा जनन अंग एक ही पौधे पर पाए जाए, ये जरूरी नहीं है। तो याद रखेंगे ये साइकस की बात करते हैं। साइकस और पाइनस दोनों जो होती है ना जिम्नोस्पर्म का होती है, जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है ये। जिम्नोस्पर्म माने नग्न बीजी होती है। और इसके अंतर्गत आता है हमारा साइकस आता है, इसी में हमारा क्या आता है? पाइनस आता है। और ये बताइए साइकस आ गया, इसी में हमारा कौन आती है? तो कहिएगा साइकस आती है और पाइनस भी आती है। साइकस और क्या? पाइनस आती है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाइनस को ही हम लोग चीर कहते हैं। पाइनस को क्या बोलते हैं? चीर के नाम से जाना जाता है, चीर कहते हैं। और पाइनस में नर और मादा अंग एक ही पौधे पर इसमें पाए जाते हैं। किसमें? तब पाइनस में पाई जाती है ये। और ये भी बातें याद रखिएगा, पाइनस आपका जेराडियाना के बीज को सुखाकर चिलगोजा के नाम से खाया जाता है। बताइएगा चिलगोजा क्या है? तो एक प्रकार का पाइनस है। चिलगोजा नाम सुने हैं? चिलगोजा जो होती है आपका पाइनस होती है, पाइनस, ये हमारा पाइनस है। और साइकस के तना से मंड निकालकर, क्या निकालकर? मंड निकालकर, साइकस के तना से मंड को निकालकर साबूदाना बनाया जाता है। इससे हम लोग साबूदाना बनाते हैं। क्या चीज? साबूदाना। साबूदाना बनाया जाता है मंड से। साइकस के तनों से मंड निकालकर साबूदाना बनाया जाता है। किससे? साइकस से बनाया जाता है। कौन आंसर होने वाला है इसका? सही जवाब बताइए। नर और मादा जनन अंग एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, ये पाइनस में पाया जाता है। किसमें? पाइनस में ये पाई जाती है। और दोनों का दोनों जिम्नोस्पर्म में आता है। वो एंजियोस्पर्म होता है, वो जिम्नोस्पर्म होती है। ये नग्न बीजी होती है। इसका बीज जो है कवच से ढका हुआ नहीं रहता, इसका बीज कवच से ढका हुआ नहीं रहती है। तो बताइएगा आपका
पाइनस पाइनस जो होती है, पाइनस जो होती है जेरारडियाना के बीजों को सुखाकर चिलगोजा नामक आपका चिलगोजा के नाम से उसको खाया जाता है, चिलगोजा के नाम से खाते हैं इसको। लीजिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब इसका सही जवाब कौन आने वाली है, तो ये बी नंबर हो गया। अब लिखिएगा फ्लाई ऐश प्रदूषक किसके द्वारा होता है? फ्लाई ऐश, फ्लाई ऐश, ऐश का मतलब क्या होता है? राख होती है और उड़ने वाली राख है। तो फ्लाई ऐश की बात करेंगे तो कोयला को जलाइएगा तो वहां फ्लाई ऐश मिलेगा, कोयला को जलाइएगा तो फ्लाई ऐश मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि थर्मल पावर प्लांट से कि आपका तल शोधन से, तेल शोधक कर दिए, तेल शोधन से कि उर्वरक से, तो ये उर्वरक वाला तो हटा दीजिएगा। बताइएगा फ्लाई ऐश थर्मल पावर प्लांट से प्राप्त करते हैं कि खनन से प्राप्त किया जाता है? नहीं, आपका थर्मल पावर प्लांट से प्राप्त किया जाता है। नाम क्या है इसका? तो कहिएगा फ्लाई ऐश का नाम कहा गया इसको। और कोयले के जलने से, कोयले के जलने से ये प्राप्त होती है और थर्मल पावर प्लांट से ये प्राप्त हो जाएगी। सही जवाब कौन होने वाला है? ये हमारा सी नंबर। लीजिए अगले नंबर पर, पादपों द्वारा बड़ी मात्रा में आपेक्षित तत्व कौन है? पादपों द्वारा बड़ी मात्रा में पादपों द्वारा बड़ी मात्रा में, प्लांट द्वारा बड़ी मात्रा में आपेक्षित तत्व में कौन आती है? कैल्शियम आती है कि नाइट्रोजन आती है कि फास्फोरस आता है कि सल्फर आती है? तो कहिएगा कि जब हम लोग हरे साग सब्जी पत्तीदार सब्जियां खाते हैं तो उससे हम लोगों को क्या मिलती है? लोहा मिलती है, आयरन मिलती है। लेकिन यहां पर है कि पादपों द्वारा बड़ी मात्रा में आपेक्षित तत्व कौन होती है? पादपों द्वारा, पादप द्वारा कौन सा? तो कैल्शियम जो होती है सर ये तो हमारा दूध में ज्यादा मात्रा में होती है। फास्फोरस की बात किया जाए तो सर फास्फोरस तो ज्यादा मिलती नहीं है। फास्फोरस जो है हड्डियों को, ये आपका कैल्शियम और फॉस्फेट जो होती है हड्डियों को, सल्फर गंधक की नहीं। नाइट्रोजन बड़ी मात्रा में, पादपों द्वारा बड़ी मात्रा में आपेक्षिक तत्व में कौन आ जाएगा हमारा? तो इसमें नाइट्रोजन आप ले सकते हैं इसको। नाइट्रोजन सही जवाब। एक बार आंसर की में देख लीजिए, नाइट्रोजन होनी चाहिए आपकी, नाइट्रोजन होनी चाहिए। सही जवाब कौन हो जाएगी? नाइट्रोजन हो जाएगी, नाइट्रोजन हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ जाएं। पादपों में बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है, तो बन गया कौन सा नंबर होने वाली है? अपेक्षित तत्व कौन हो जाएगी? तो पादपों में अधिक मात्रा में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ पर ये देखिएगा अपेक्षित तत्व में हमारा पादपों में, सभी जीवित प्राणियों में, सभी में तो कार्बन तो सब में रहती है हमारा, कैल्शियम, नाइट्रोजन। चलिए नाइट्रोजन की मात्रा अपेक्षित पोषक तत्व में, सही बात है, बड़ी मात्रा में अपेक्षित पद माने कि सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की नहीं, पादपों द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित आपका द एलिमेंट रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, रिक्वायर्ड की बात किया जा रहा है, रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी बाय प्लांट्स, प्लांट्स को बताइएगा ग्रो करवाने के लिए सबसे अधिक मात्रा में किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो नाइट्रोजन की। जैसे कि नाइट्रोजन हमारा क्या होता है? यूरिया में भी मिलती है नाइट्रोजन, यूरिया जिसका सूत्र होता है NH2CO, NH2 हो गया। इसमें नाइट्रोजन की अगर मात्रा पूछा जाए, नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा अगर पूछ दिया जाए तो कह दीजिएगा कि नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46.6% होती है। अगर डीएपी की बात करते हैं, डीएपी डाई अमोनियम डीएपी में पूछा जाएगा कि डीएपी में बताइए सबसे नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा जो होती है, ये नाइट्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा होती है 18% होती है। इसमें कितना परसेंट? 18% होती है। सही जवाब नाइट्रोजन ही आएगा। अगला सवाल आइएगा, पृथ्वी की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है। पृथ्वी पर मापा गया तो 60 न्यूटन है।
चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा। सुनिए, पृथ्वी पर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर सतह के मान का 1/6 होगा, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान, छोटा वाला जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान चंद्रमा पर सतह के मान का 1/6 होती है। देखिए कैसे कैसे भार वेरी करती है। भार W बराबर mg होती है पृथ्वी सतह पर। अगर वही चंद्रमा पर पूछ दिया जाए, यहां पर ये अर्थ पर होती है, पृथ्वी सतह पर, पृथ्वी सतह पर होती है। पृथ्वी सतह पर अगर वही हम पूछ देंगे कि चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, तो कहिएगा W मून बराबर कहिएगा W/6 होती है। बताएंगे पृथ्वी के केंद्र पर पूछा जाएगा कि पृथ्वी के केंद्र पर कितना होने वाला है। पृथ्वी के सेंटर पर पूछा जाएगा कि केंद्र पर, तो कहिएगा W का मान 0 हो जाएगा। W का मान 0, क्योंकि G का मान 0 होती है। तो बताइएगा, कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आइएगा, W मून बराबर हो जाएगा W अर्थ बटा क्या कर दीजिएगा, 6 कर दीजिएगा। तो 60/6 बराबर 10 न्यूटन आंसर हो जाएगी। कितना न्यूटन, 10 न्यूटन आ गया। सी नंबर ऑप्शन सही हो गया ना ये सी नंबर। लीजिए अगले नंबर पर आते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से किधर जा रहे हैं, दाएं जाने पर धात्विक लक्षण। तो बाएं से जब दाएं जाइएगा, हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां पर सेकेंड आवर्त की बात करते हैं, वो हम लिख ही दे रहे हैं। तो सेकेंड आवर्त में हमारा हो गया कौन कौन, लिथियम हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, यहाँ कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। 8 गो आया कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये देखिए इसका परमाणु संख्या 3 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पर हमारा कितना 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। तो एक बात बताइए, ये धातु है, इधर से इधर आएंगे तो धात्विक गुण हमारा क्या होगा, घटेगा, अधात्विक गुण बढ़ेगा। अब ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक गुण हमारा समूह के लिए अलग होती है, और आवर्त में पूछ रहा है, हमारा पीरियड में पूछ रहा है, बाएं से दाएं। यहां पर हो गया हमारा बाएं होती है, और इस साइड हमारा क्या होती है, दाएं होती है। पीरियोडिक टेबल ऐसे ही ना देखना है हमको, ये बाएं हो गया, ये दाएं हो गया। तब बताएंगे आपका धात्विक गुण के बारे में पूछ रहा है, घटता है, एकदम घटेगा, एकदम घटेगा, घटेगा तो घटेगा हमारा। लीजिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अगले नंबर पर आते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ कोई आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता की बात किया जा रहा है, कहिए रिलेटिव परमिटिविटी की बात किया जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी की बात किया जा रहा है, जिसको हम लोग म्यू के नाम से जानते हैं, म्यू वार कहा गया है ना, तो म्यू वार। तो लीजिएगा, तो कहिएगा कि चुंबकीय पदार्थ की बात करेंगे तो हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। चुंबकीय पदार्थ मैग्नेटिक सबस्टांस की बात करते हैं, तो एक होती है हमारा कौन सा, तो एक होती है हमारा प्रति चुंबकीय पदार्थ। प्रति चुंबकीय पदार्थ की बात करते हैं, इंग्लिश में कहते हैं हम लोग आपका डाई मैग्नेटिक सबस्टांस, डाई मैग्नेटिक सबस्टांस कह दीजिएगा इसको, डाई मैग्नेटिक सबस्टांस की बात किया जाए तो इसके लिए जो होती है ना, म्यू आर लेस देन 1 होती है, म्यू आर लेस देन 1 होती है। और इसके लिए बताइएगा मैग्नेटिक परमिटिविटी आपका, इसके लिए अणुचुंबकीय पदार्थ के लिए, अणुचुंबकीय पदार्थ, अणुचुंबकीय पदार्थ की बात करते हैं हम लोग, इसका नाम हो गया पारामैग्नेटिक सबस्टांस। पारामैग्नेटिक सबस्टांस की बात किया जाए, पारामैग्नेटिक सबस्टांस के लिए पूछ दिया जाए तो म्यू आर का मान 1 से ज्यादा। लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थ की बात करते हैं, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस, लौह चुंबकीय पदार्थ की बात किया जाए जिसको हम लोग कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस,
तो ये बताइएगा म्यू बार का मान 1 से बहुत ज्यादा होती है, 1 से बहुत ज्यादा होती है। तब भाई जब यहाँ पर लौह चुंबकीय पदार्थ की अपेक्षिक चुंबकशीलता की बात किया जा रहा है तो लेस देन 1 कहिएगा, लेस देन 1, उसके लिए बराबर 1 की बातें छोड़ दीजिए, यहाँ पर ग्रेटर देन 1 कर दीजिएगा, इसको ग्रेटर देन 1 यहाँ पर आप दे सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए आगे नंबर पर आते हैं। अर्लॉन मोनोमेरिक बहुलक है, किसका है? अर्लॉन जो है मोनोमेरिक बहुलक है, किसका? तो ये जवाब दे दीजिए, इसका सही जवाब कौन सा आने वाली है। यहाँ पर अर्लॉन की बात किया जाता है तो अर्लॉन जो होती है, अर्लॉन को ही कहा गया है, ये ध्यान दीजिएगा। अर्लॉन जो होती है ना, ये जो हमारा होती है ऊन जैसा रेशा होता है, ऊन जैसा रेशा, ऊन जैसा रेशा होती है, ऊन जैसा रेशा हो गया हमारा, जिसका नाम है अर्लॉन। याद रखेंगे, इसी के लिए हम लोग कह देंगे, तो इसी का हमारा नाम हो गया पॉली, क्या हो गया? पॉली आपका एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलो एक्रिलोनाइट्राइल, ACRYLO नाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल हो गया, नाइट्राइल। ये इसी को ना हम लोग कह देते हैं पॉली एक्रिलोनाइट्राइल होती है, इसका मोनोमर होती है। और याद रखिएगा पॉली एक्रिलोनाइट्राइल भी कहा जाता है विनाइल क्लोराइड का। तो कहिएगा नहीं सर, विनाइल क्लोराइड का हमारा ये PVC का होती है, PVC का होती है। टेफ्लॉन का होता है टेट्राफ्लोरोएथिलीन, C2F4 होती है, इसका नाम है टेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेफ्लॉन एक अदहनशील पदार्थ है, नॉन स्टिक बर्तन पर जो परत चढ़ाया जाता है, किसका परत होती है? टेफ्लॉन का परत होती है, टेफ्लॉन का। ये हमारा सही क्लोरोप्रीन की बात किया जाए तो ये क्लोरोप्रीन जो हमारा नहीं, ये क्लोरोप्रीन कहीं क्लोरोपिलरीन, यहाँ पर विनाइल साइनाइड का ये हमारा क्या है? अर्लॉन मोनोमेरिक बहुलक है, किसका? विनाइल साइनाइड का होती है। ऊन जैसा रेशा होती है, ऊन से सस्ता होती है, और इसी का नाम है पॉली आपका एक्रिलोनाइट्राइल भी कहा जाता है। टेफ्लॉन की बात करते हैं तो ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक होती है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेफ्लॉन की बात करते हैं, यहां से पूछता है ये टेफ्लॉन या टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है, या टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है, या टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। और इसका उपयोग जो होती है नॉन स्टिक बर्तन के निर्माण में, कहिएगा नॉन स्टिक बर्तन, नॉन स्टिक बर्तन की परत चढ़ाने में, की परत चढ़ाने में इसका यूज किया जाता है। ये अदहनशील पदार्थ होती है, ठीक ना? हाँ, सही जवाब बन गया। लीजिए अगले नंबर पर आ जाते हैं हम लोग। निम्न में कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? मतलब कि चाल है एक समान, माने चाल से चल रहा है, गति में है, और उसमें दिशा निश्चित होती है। दिशा क्या होती है? उसमें निश्चित होती है। तो बताइए निम्न में कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी दिशा निर्दिष्ट करती है, दिशा को निर्दिष्ट करती है? तो बताइएगा चाल के साथ, तो विस्थापन तो है, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी होती है। विस्थापन जो होती है ना, डिस्प्लेसमेंट एक निश्चित दिशा में, दिशा तो निर्दिष्ट है लेकिन चाल को थोड़े बतलाता है। एक निश्चित दिशा में तय की गई न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी होती है, हमारा डिस्प्लेसमेंट होती है। संवेग की बात करते हैं, संवेग बराबर होती है P, तो कहिएगा मास इंटू वेलोसिटी होती है mv के बराबर। और इसका सही जवाब है कि चाल के साथ सही दिशा भी आपका इसकी दिशा निर्दिष्ट करती है, वो हमारा वेग हो जाएगा। यही ना होगा वेग, विस्थापन के दर को वेग कहा जाता है। वेग का मतलब क्या हुआ? विस्थापन के दर को वेग कहा जाता है। विस्थापन की दर बराबर क्या होती है? वेग होती है। तो हम कह सकते हैं वेग बराबर विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या होती है? विस्थापन बटा समय।
और बल की बात करते हैं, बल, तो कहिएगा संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो बल के बराबर होती है। संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर। हमारे प्रश्न का सही जवाब सी नंबर ऑप्शन आएगी। लीजिए भाई अगला नंबर सवाल का जवाब दे दीजिएगा। क्या कह रहा है अगला सवाल? अगला नंबर सवाल है कि तरल पदार्थों की तुलना में ठोस पदार्थों में परमाणुओं की व्यवस्था किस प्रकार की होती है? तो कहिएगा ठोस पदार्थ में जो कण है ना उसके काफी नजदीक नजदीक होते हैं, क्योंकि आणविक आकर्षण बल सबसे ज्यादा ठोसों में लगती है। यहां देखिएगा आणविक आकर्षण बल, आणविक आकर्षण बल की बात किया जाए, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा ठोसों में, ठोस में, उससे कम द्रव में, और सबसे कम जो होती है वो गैस में होती है। आणविक आकर्षण बल सबसे ज्यादा हमारा कहाँ होती है? ठोस में, उससे कम द्रव में, और सबसे कम जो होती है गैस में, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। तो ठोस में जब काफी ज्यादा होती है तो ठोस में अणु काफी नजदीक नजदीक होंगे। तो दो तरल पदार्थ, तरल पदार्थ में हमारा दोनों आ जाएगा, द्रव और गैस दोनों आएगा। तरल पदार्थ में हमारा, तरल पदार्थ में कौन कौन आता है? तो कहिएगा द्रव एंड गैस आ जाती है। द्रव एंड गैस हो गया। तो तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं की व्यवस्था किस प्रकार होती है? दूर दूर होती है, बारीकी से नहीं बंधे होते हैं, बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। सही जवाब सी नंबर। ये लीजिए बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। अगला है कि ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व कौन सा होती है? तो कहा जाए कि भूपर्पटी में तत्वों का क्रम, सुनिए, भूपर्पटी में तत्वों का क्रम अगर पूछ देंगे, तत्वों का क्रम क्या होती है? तो कहिएगा ऑक्सीजन हो गया, सिलिकॉन हो गया, और इसके बाद में हमारा एल्युमिनियम, अल्फी, कहिएगा का, ना, ये सब हमारा हो गया। यही सब ना हो गया। ये बताइएगा ऑक्सीजन के बाद भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला हमारा तत्व है, तो उसका नाम है सिलिकॉन। ये बताइए, ये हमारा अधातु होती है, ये हमारा उपधातु होती है, ये हमारा उपधातु है, और ये हमारा क्या है? हमारा, इसी का नाम हमारा धातु हो गया। अगर वही पूछता कि भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व में कौन आती है, तो धातु तत्व में हम लोग क्या बोलेंगे? तो कहिएगा भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व तक एल्युमिनियम कहते हैं। लेकिन कह रहा कि ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व कौन सा होती है? ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन होगा हमारा, सिलिकॉन हो जाएगा। ये नंबर आ गया हमारा। सिलिकॉन का संकेत ऐसा ही होती है। लीजिए लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? समझिए बात को पहले आप लोग। यहां पर बताइएगा, ये गो लेंस हमारा, यहाँ ये गो हमारा हो गया ये, और ये गो हमारा हो गया ये, हो गया ये। देखिएगा एक बात बताइएगा, दोनों को अगर हम लोग, चलिए यहां पर पहले इसको हम हटा देते हैं, इसको हटाइए, हम ये ले रहे हैं, गोल ले रहे हैं। चलिए हो गया यहां पर ये। लीजिए हो गया। और यहां पर एक और हम कर दे रहे हैं, यहां पर लीजिए, यहां पर एक और हम यहां पर कर दे रहे हैं। लीजिए लीजिए, अब एक बात बताइएगा, यहां पर इसका सेंटर हो गया, यहां पर इसका सेंटर हो गया ना, यहां पर सेंटर हो गया इसका। और ये बताइएगा इस बीच वाले हिस्सा को हम लोगों ने निकाल लिया, यहां पर ये बीच वाले हिस्सा को हमने निकाल दिया यहां पर। तो ये हमारा कौन सा हमारा हो गया गोलीय पृष्ठ को, वक्रता आपका लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों को। ठीक है, तो ये बताइएगा मिला दिया गया, ये केंद्र हो गया, ये केंद्र हो गया, तो इसका नाम हो गया क्या हमारा? तो कहिएगा मुख्य अक्ष कहते हैं। इसी का नाम क्या है हमारा? मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल
प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। इसका नाम क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जाना जाता है। हो गया नहीं? अब एक बात बताइएगा, अगर यहां पर ऐसे रहे, अगर मान कर चला जाए कि यहां पर हमने ऐसे कर दिया, एगो ऐसे कर दिया, लीजिए, और एगो हमने यहां पर और कर दिया, यहां पर एक और हमने लिख दिया, यहां पर ऐसे, लीजिए, हाँ ठीक है। चलिए अब एक बात बता दीजिएगा, वो छोटा एगो बड़ा हो गया ना यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पर दोनों को बड़ा कर देते हैं, लीजिए, तो हटाइए इसको। देखिए अब यहाँ पर हम अपने से बना दे रहे हैं, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर हमारा ये हो गया, ये दोनों को मिला दीजिएगा, ये दोनों को बाहर निकाल दीजिएगा, इसका केंद्र हो गया, इसका केंद्र हो गया, और ये दोनों को मिला दीजिएगा, यहाँ पर इसको निकाल दीजिएगा, यहाँ पर ये निकाल दीजिएगा, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और यहाँ पर बिंदु क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ये तो कहानी है हमारा। चलिए तो ये बता दीजिएगा, द्वारक हो गया? नहीं, दर्पण का आपका ये, इसका जो व्यास होती है इसको द्वारक कहा जाता है। कहिएगा, व्यास को कहा जाता है, द्वारक कहा जाता है। मुख्य अक्ष, फोकस तल, नहीं, प्रकाशीय केंद्र, तो कहिएगा प्रकाशीय केंद्र, यहाँ पर हमारा बिंदु क्या हो गया? यहाँ पर बिंदु ओ हो गया या पी हो गया, ओ ही रख दीजिए, यहाँ पर ओ हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ओ बराबर हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, प्रकाशीय केंद्र हो गया ये, ठीक ना, ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशीय केंद्र हो गई। लीजिए आगे बढ़ जाते हैं, आंसर कौन बन गया हमारा? तो कहिएगा मुख्य अक्ष हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, प्रकाश तरंग का किसी अवरोधक की कोर से किसी ज्यामितीय छाया में मुड़ना क्या कहलाता है? किसी ज्यामितीय छाया में मुड़ना क्या कहलाता है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, सब लोग जानते हैं प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य कम होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, और जब इसके मार्ग में बहुत छोटा अवरोधक प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की कोटि का लगभग 10⁻⁷ मीटर का आता है, तो उसके किनारे से टकराकर मुड़ जाती है, जिस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? तो हाँ, डिफ्रैक्शन तो है हमारे प्रश्न में, तो ये बता दीजिएगा सही जवाब इसका कौन सा आने वाली है? तो कहेंगे कि जी सर, इसका सही जवाब हमारा हो गया कौन? तो कहिएगा यही रहा हमारा, डिफ्रैक्शन हो गया, विवर्तन हो गया। ध्रुवन की बात करते हैं, तो यह घटना जो होती है ना, प्रकाश में होती है, यह घटना ध्वनि में नहीं होती है। यह घटना जो है ना, ध्वनि में नहीं होती है, यह घटना साउंड में नहीं होती है, ध्वनि में नहीं होती है, और ये घटना प्रकाश में होती है। जैसे कि याद रखेंगे, 3D फिल्म हो गया हमारा, 3D फिल्म हो गया हमारा, यहाँ पर होलोग्राम हो गया, होलोग्राम हो गया, वाहनों के हेडलाइट के चकाचौंध को जो कम करने के लिए पोलराइड का प्रयोग करते हैं, वहां सब का सब यहाँ पर हम लोग वो ध्रुवन की घटना पर ही आधारित होती है, इत्यादि। 3D फिल्म हो गया, होलोग्राम हो गया इत्यादि, इसी घटना पर आधारित है। किस पर? ध्रुवन की घटना पर, इसी घटना पर बेस्ड है, आधारित है। आधारित है। और इसका एग्जाम्पल आप लोग, वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या होती है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। सूर्य का प्रकाश में 7 गो रंग होती है, और 7 रंगों को किसी प्रिज्म से जब उसको हम लोग गुजारते हैं, तो वो 7 विभिन्न रंगों में बढ़ जाती है, जिस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और विवर्तन के लिए कहिएगा, कहेंगे कि सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में कह देंगे कि आपका सूर्य के प्रकाश में साबुन के बुलबुला का रंगीन दिखाई देना, बुलबुला का रंगीन दिखाई देना, रंगीन दिखाई देना इसी के अंतर्गत आने वाला एग्जाम्पल है। कोई ऑप्शन है क्या? तो हाँ, ऑप्शन तो हो गया, हमारे प्रश्न का सही जवाब 1 नंबर आ गया।
लीजिए अगले नंबर पर आ जाते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम का दूध कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति को एसिडिटी हो जाता है, अम्लता हो जाता है, पेट में गैस बनाता है, एसिडिटी की समस्या आता है, तो उसको एंटा एसिड दिया जाता है, क्षार वाला पदार्थ दिया जाता है, और वही हमारा एंटा एसिड होती है। इसका नाम क्या है? प्रति अम्ल कहा जाता है। प्रति अम्ल कहते हैं जिसको हम लोग एंटा एसिड के नाम से जानते हैं। और एंटा एसिड के रूप में हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, MgOH के होल ट्वाइस का यूज करते हैं, जो कि हमारे प्रश्न का सही जवाब यही आ गया। एंटा एसिड के रूप में MgOH का, यहां पर फिर कह दीजिएगा AlOH का होल 3 का यूज करते हैं। चाहे बेकिंग सोडा के जलीय विलयन का यूज किया जाता है, बेकिंग सोडा के जलीय विलयन का यूज किया जाता है, जलीय विलयन। ये सब का सब हमारा एसिडिटी को कम करता है। दैट मीन्स ये सब का सब हमारा एंटा एसिड का रूप में होती है सब। चलिए अगला सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल क्या है? आपका कौन सा रुधिर वर्ग सर्वदाता कहलाता है, जो सबको दे सकता है? सर्वदाता, तो ये बताइएगा। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल डोनर की बात करते हैं। यूनिवर्सल डोनर में कौन आता है? O-। क्यों भाई कहिएगा? इसमें नो, इसमें कह दिया जाए कि नो एंटीजन, नो एंटीजन, एंटीजन नहीं रहता है। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर का मतलब हुआ कि जो सबसे ले सकता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर, एक्सेप्टर की बात करते हैं तो ये कह दीजिएगा AB+ होती है, AB पॉजिटिव होती है। और इसमें कह दीजिएगा नो एंटीबॉडी होती है, नो एंटीबॉडी, इसमें एंटीबॉडी नहीं होती है। तो कौन है सर्वदाता जो सबको दे सकता है? और बॉर्डर पर भेजे जाने वाले सैनिकों में इसी की प्रधानता दी जाती है, इसी की प्रधानता दी जाती है। तो क्या बोलेंगे? O- हो गया, O-। इस पर RH फैक्टर इसमें नहीं है। लीजिए अगले नंबर पर आ जाते हैं। जब आर्सेनिक को सिलिकॉन की अशुद्धियों के साथ मिलाया जाता है तो पदार्थ परिणाम देता है। सुनिए, सिलिकॉन की बात करते हैं। सिलिकॉन में जब हम लोग इसके बाहर में कौ इलेक्ट्रॉन हो गया? 4 गो घर खाली होती है। 4 गो घर खाली होती है। जब हम लोग अशुद्धियों के रूप में आर्सेनिक मिलाते हैं, आर्सेनिक, ये हमारा पंच संयोजी अशुद्धियां होती है, पंच संयोजी अशुद्धियां। समझिए इसको, ये बहुत बढ़िया सवाल है। पंच संयोजी अशुद्धियां है तो याद रखेंगे। जब सिलिकॉन में या जर्मेनियम में, जब सिलिकॉन या जर्मेनियम, शुद्ध अर्धचालक में कौन आता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। जब सिलिकॉन और जर्मेनियम में हम लोग पंच संयोजी अशुद्धियां मिलाते हैं तो इसमें आप बताइए इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। मानकर चलिए कि एगो इसमें आया, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, चौथा इसमें, एगो इलेक्ट्रॉन बेचारा भटकते रहता है। इसको कह दीजिएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण करता है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण कौन करता है? पंच संयोजी अशुद्धियां। तो याद रखेंगे त्रिसंयोजी अशुद्धियां जो होती है, त्रिसंयोजी अशुद्धियां, अशुद्धियां जो होती है, अशुद्धियां बराबर बनाता है कौन टाइप? पी टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण करता है। और याद रखेंगे पंच संयोजी, त्रिसंयोजी अशुद्धियां में कौन आता है? बोरोन आता है, एल्युमिनियम आता है। बोरोन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इंडियम हो गया, ये सब हो गया ना हमारा। और याद रखेंगे पंच संयोजी अशुद्धियां जो होती है, पंच संयोजी अशुद्धियां, इम्प्यूरिटीज जो होती है अशुद्धियां, याद रखेंगे ये एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण करती है। एन टाइप सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का निर्माण करती है, एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण करती है। तो बता दीजिएगा आर्सेनिक को सिलिकॉन की अशुद्धियों के साथ मिलाया जाता है तो ये कौन बनाता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण करेगा। एन प्रकार चालक नहीं, सेमीकंडक्टर का। लीजिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन होती है। रासायनिक गुण में जैसे कागज है, कागज जल गया तो कागज का पहले वाला गुण और जलने के बाद राख वाला गुण मैच करेगा? नहीं करेगा।
तो रासायनिक परिवर्तन को बतलाती है। रासायनिक गुण में परिवर्तन, पटाखों का जलना, केमिकल चेंज आती है, केमिकल, सी माने क्या हुआ, केमिकल। मैग्नीशियम तार का गर्म होना, सिर्फ कह रहा है कि मैग्नीशियम तार का गर्म होना, लोहा को गर्म कर दीजिए, लोहा को गर्म कर पिघला दीजिए तो क्या हमारा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, नहीं, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। पानी में चीनी का घुलना, भौतिक परिवर्तन। कपड़े सूखना, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। बर्फ का पिघलना, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। पानी का वाष्पन, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन पटाखों का जलना, लोहा में जंग लगना, लकड़ी का जलना, कोयला का जलना, फूल से फल का बनना, फल का पकना, कौन परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा। 1 नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगी। मैलेकाइट किसका एक अयस्क है, मैलेकाइट लेड का है, तो लेड माने क्या, शीशा का है, तो नहीं, इसका जो हमारा होती है पीबीएस होती है, गैलेना होती है, लेड का नहीं, मैग्नीज का नहीं, पारा, पारा कर दीजिएगा। पारा का क्या होती है, पारा, पारा यहां पर तीसरा नंबर में हमारा, यहां पारा कर दीजिए भाई, ये रीडिंग गलत ले लिया है। पारा की बात किया जाता है, मरकरी की बात करते हैं, एचजी की बात किया जाए, यहां पर लिख दो यार एचजी, एचजी हो गया। ये हमारा कॉपर का क्या है, हमारा अयस्क होती है। मैलेकाइट कॉपर का अयस्क होती है, कॉपर का अयस्क है हमारा, कॉपर का है। ये देखिए कॉपर कहाँ दिया हुआ है, तो ये देखिए, अरे बाबा यहाँ पर ये कॉपर, देखिए सिल्वर यहाँ दे दिए इंग्लिश में, बताइए कितना गलत कर दिया है ये, इसको थोड़ा सा सुधार दीजिएगा। कॉपर का अयस्क है ये, कॉपर कर दीजिएगा, यहाँ पर अनर्थे हो जा रहा था, कॉपर कर दीजिएगा। देखिए ये है ना, गूगल से एथी किया गया, कन्वर्ट किया गया है। चलिए अगला सवाल पर आ जाते हैं, अच्छा सवाल है ये। विरामा अवस्था में 10 केजी, ये बताइए यू का मान हो गया 0 मीटर पर सेकेंड है। विरामा अवस्था में 10 केजी, विरामा अवस्था में 10 केजी के पिंड पर m का मान हो गया 10 केजी हो गया, और पिंड पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, F बराबर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, T बराबर 4 सेकेंड तक। तो इस बल द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है, W का मान वाट क्या होने वाली है, तो W बराबर होती है F इंटू S हो गया। तो अगर हमें F तो पता है, S नहीं ना पता है, तो S पता करने के लिए हम लोग S निकाल देंगे, पहले त्वरण निकालिएगा। तो एक बात बताइए, F बराबर हमारा MA से निकालिएगा, तो त्वरण कितना हो जाएगा, A बटा A बराबर F बटा M। F का मान कितना है 10 बटा M का मान हो गया 10 बराबर 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगी। और अब बता दीजिएगा, यहां से S निकालिए, S बराबर गति का दूसरा समीकरण लगा दीजिएगा, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर से। U का मान लड्डू है, 1 बटा 2 गुने 1 और गुने T का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो यहाँ 8 हो जाएगा, तो S बराबर 8 मीटर हो गया। और अब यहाँ से बना दीजिएगा W बराबर F इंटू S से। F का मान कितना है, तो कहिएगा 10 गुने 8 बराबर 80 जूल हो जाएगा। यही हमारे प्रश्न का गोल्डन लेटर में आंसर आ गया, 80 जूल, 80 जूल। लीजिए अगले नंबर पर आ जाते हैं। अगला क्या है, यदि एक ऋणायन X के, यदि एक ऋणायन X के सोडियम लवण का सूत्र, यदि एक ऋणायन X के सोडियम लवण का सूत्र Na2X है, सुनिए Na2X है, तो मतलब इसको आप कैसे लिखिएगा, इसका संयोजकता हमारा 2 होगा, इसका संयोजकता क्या होगा हमारा, आपका नहीं, इसका संयोजकता 2 है। तो जैसे कि यहां पर कह देंगे, कहेंगे कि X की संयोजकता, S की संयोजकता बराबर हमारा X की संयोजकता 2 है, और ये बताइएगा सोडियम की संयोजकता, सोडियम की संयोजकता बराबर हमारा 1 है। तब ना हम लोगों ने बना दिया, देखिए यहां पर सोडियम का हमारा ये X हो गया, कैसे सूत्र बनता है देख लीजिएगा, 1 है और इसका संयोजकता 2 है, तो ये इसके पास आया, ये इसके पास आया, ऐसे ही सूत्र बनता है। तो ये बन जाता है क्या हमारा Na2 और यहाँ X कर दीजिएगा, वही ना है। तो कह रहा है यहाँ पर कि एल्युमिनियम लवण का, तो इसके एल्युमिनियम लवण का सूत्र क्या होगा, तो एल्युमिनियम लवण का सूत्र बताइएगा। तो एल्युमिनियम का होता है 3 और X का कितना होती है, तो X का 2 हो गया, X का 2 है ना, तो ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास आ जाएगा, तो सूत्रवा क्या होने वाला है, तो कहिएगा Al2 और X3 हो गया। यही हमारा जवाब बन गया। लीजिए
सीख गए आप लोग ना सूत्र लिखने का तरीका। यही है सूत्र लिखने का सही में तरीका। जब क्लास 9th का एनसीईआरटी पढ़िएगा, ये दूसरा चैप्टर में यही बातें मिलेगी आपको। लीजिए अगले नंबर पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन से पादप उत्तकों में मृत कोशिकाएं होती है? तो मृत कोशिकाएं किसमें होती है? तो कहिएगा स्क्लेरन काइमा में होती है। स्क्लेरन काइमा में दृढ़ उत्तक में हमारा मृत कोशिकाएं इसमें पाई जाती है। डी नंबर ऑप्शन सही है। बाकी सब में जो होती है जीवित कोशिकाएं होती है। एपिडर्मिस में जीवित कोशिका, पेरेन काइमा में जीवित कोशिका, ये कोलेन काइमा में लचीलापन लाता है। तने एवं पत्तियों में लचीलापन, पत्तियों में लचीलापन लाता है, लचीलापन लाता है। और ये फूड का स्टोरेज करता है, भोजन का संग्रह करता है, भोजन का संग्रह करता है। ये संग्रह करता है कौन? मृदु आपका पेरेनकाइमा होती है। और ये जो होती है ना, कहिएगा यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है, यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है। ये प्रदान करता है, यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है। चलिए भाई, एकदम क्लियर जवाब, तो एकदम क्लियर जवाब। और यहां से कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं, कोई यहां से दिक्कत नहीं, यहां से सब कुछ ठीक ठाक है आप लोगों का, और बढ़िया से बना दिया आप लोग। और अब हमारे महारथी रीजनिंग वाले सर, आइकॉन ऑफ रीजनिंग हमारे पधार रहे हैं। और सब लोगों को रीजनिंग का इंतजार था, इंतजार की घड़ी आपका तुरंत खत्म हो रही है। आइए सर, आएंगे अब सर, तुरंत आएंगे और आप लोगों के सामने अपनी अपनी एकदम बेहतरीन सब जबरदस्त सेशन को परोसेंगे, रखेंगे आप लोगों को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। सर 2 कदम नहीं 10 कदम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद सर जी। आइए प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पिछला क्लास बच्चे हम किसी कारणवश नहीं ले पाए थे, ठीक है, तो वो हम कल या परसों रिकॉर्डेड मोड में आपके पास भिजवा देंगे ताकि समस्याएं आपके पास ना हो। तो चलिए, कल जो टेस्ट आपने दिया ना, आज हम लोग उसके डिस्कशन के लिए एकत्रित हुए हैं और आते हैं और देखते हैं कि आज कौन सा नंबर का टेस्ट हम लोग को देखने मिलने वाला है। तो आज में भी 131 नंबर है ना, 131 नंबर रीजनिंग की स्लाइड है। चलिए आ जाइए, रूबरू होते हैं अपने पहले प्रश्न से और देखते हैं। हमारा पहला ब्लैंक है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, यहां से शुरू हुआ है। अच्छा बाबू, ध्यान से देखिएगा, पहला जो हमें दिख रहा है ना, मेडिकल दिख रहा है, लेकिन यहां देखिए ना, ME तो कॉमन है, ID जो 2 था ना, इसको बस घुमा दिया गया और CAL पीछे जो है वो छोड़ दिया गया। यानी कि 2 लेटर के बाद 2 लेटर को इंटरक्रॉस करवाया और बाकी सारे लेटर को सेम छोड़ दिया है। तो इसी तरह से अगर हमारे पास POLICE है, अगर हम बीच वाले 2 लेटर को इंटरक्रॉस करवाएं तो POILCE हो जाएगा। देख लो कहीं है क्या? POILCE ऑप्शन नंबर सी में हमें स्पष्टता दिख रहा है। तो पहला क्वेश्चन जो 11 नंबर क्वेश्चन है, उसके लिए आंसर बच्चे हम लोग सी को लगाएंगे, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। देखिए, दूसरे नंबर पे दे दिया, चलिए बना देता हूं। अगर मैं यहाँ इक्वल टू रखता हूं और यहाँ प्लस और माइनस रखता हूं और यहाँ इंटू रखता हूं, तो ये संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। यानी पहला ऑप्शन तो संभव कतई नहीं है। अच्छा, तीसरे ऑप्शन की बात करें, अगर हम यहाँ इक्वल टू को रखते हैं, ठीक है, और यहाँ 22 से 11 को गुना करवाते हैं, तो ये 250 के आसपास पहुंच जाएगा। और 250 माइनस करेंगे और इधर ये प्लस करेंगे तो प्लस माइनस वाले चक्कर में फंसेगा, यानी ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। अब चलिए, अब सी नंबर की बात करें। अगर सी नंबर में यहाँ हम रखते हैं और यहाँ देख लो, अगर हमने यहाँ कितना 22 10 32 1 33 33 10 43 44 45 46 47 के आसपास पहुंचेंगे। और 57 में से अगर हम 56 में से 8 माइनस करेंगे तो लगभग इसकी चांस है ना कि ये बन जाएगी। तो अब करके देख लेते हैं।
तो 14 प्लस 11 और प्लस 22 अगर हम जोड़ ले वो इक्विवेलेंट हो जाएगा किसकी, तो 56 माइनस से। तो यहां अगर 56 में से 8 माइनस करें तो ये 48 आएगा। और देख लो 4 1 5 5 2 7, नहीं जी ये भी नहीं आने वाला है। 1 1 2 2 2 4, 47 और 48 हो जाने हैं। इसका मतलब तय हो गया सर कि ऑप्शन नंबर डी ही आपका क्या होना है, आंसर होना है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को तो आप भी बना सकते हो ना। तो इसीलिए हम इस क्वेश्चंस को हर बार नेग्लेक्ट करके चलते हैं कि ये नंबर ऑप्शन है तो आसान और डी नंबर ऑप्शन है तो भैया टाइम टेकिंग तो ये कर पाएगा। चलिए देखिए, ई की वैल्यू 5 होती है और आई की वैल्यू बच्चे 9 होती है। अगर मैं 4 ऐड करता हूं तो 9 मिलता है, 9 में 4 ऐड कर दूं ना तो 13 मिल जाएंगे, और 13 में 4 ऐड कर दूं तो 17, तो 17 में 4 ऐड करने का मतलब 21, और 21 की वैल्यू यू होगी। अब देख लो 13 से 12 होने का मतलब है -1, 12 से 11 यानी -1, 11 से 10 यानी -1, 10 में 1 की माइनस करेंगे 9, यानी यू के बाद हमें आई चाहिए, यू के बाद आई। ऑप्शन नंबर डी में स्पष्टता दिख रहा है, तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर डी को करेंगे बापू, जो कि परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। देखिए कुछ नहीं किया, पहले संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ा तो 31 हो गया, और 3 से इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, 93 हो गए। अब पहला चेक कर लिया ना तो दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, दूसरा में अलग नहीं आएगा। जैसे अगर चेक भी करना चाहो तो ये 44 हो जाएंगे, और 44 को 3 से गुना करोगे तो 4 12, और 4 12 यानी 132 हो जाएंगे। तो देखिए कभी भी ये दोनों नहीं चेक करना चाहिए, दोनों में से कोई एक चेक कर लो और सीधा क्वेश्चन बनाने पे लग जाओ। ठीक है, हमेशा याद रखना दोनों अलग अलग लॉजिक दे ही नहीं सकता है, क्योंकि अलग अलग लॉजिक देगा तो आप आंसर किससे निकालोगे। तो ये दोनों का लॉजिक एक ही होता है, तो कोई भी एक का लॉजिक मिल गया ना तो दूसरे को चेक आप मत कीजिए, डायरेक्ट आंसर पे आइए। तो देखिए अगर हम 14 और 25 जोड़ के इंटू करें 3 से तो बहुत बड़ी संख्या मिलेगी, 20 तो नहीं मिलेगा। 5 4 9, ठीक है, 9 तिया 27 होते हैं, खत्म। फिर से देख लो 29 और 5 तो पहले ही 31 से ज्यादा हो गया, खत्म। 7 3 10, और 10 को 3 से गुना करें तो 30 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ना यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। देखिए भी के बाद डबल डब्ल्यू दिखता है, ठीक है, तो यहां भी के बाद डबल डब्ल्यू डाल सकते हैं। डबल डब्ल्यू के बाद भी दिखता है, डबल डब्ल्यू के पहले भी दिखता है, तो यहां भी डाल सकते हैं। भी के बाद डब्ल्यू, भी के बाद डबल डब्ल्यू, भी के बाद डब्ल्यू, तो भी के बाद डबल डब्ल्यू, ठीक है। तो देखिए एक बार भी के पहले डबल डब्ल्यू आता है और एक बार भी के पहले डब्ल्यू आता है, तो यहाँ भी के पहले डबल डी डब्ल्यू आ चुका है, तो यहाँ भी के पहले डब्ल्यू आएगा। तो क्या लिखना है, तो भी यू भी डब्ल्यू भी, यू भी डब्ल्यू भी, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आसान सा श्रृंखला था, एकदम एक अटेम्प्ट में बनने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करेंगे। देखिए कहता है निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस के स्थान को बदल दीजिए। तो जहां प्लस है वहां माइनस, और जहां माइनस है वहां प्लस कर लीजिए। फिर कहता है इंटू और डिवीजन के स्थान को भी बदल दीजिए। तो जहां इंटू है वहां डिवीजन लगा दीजिए। अब तो बच्चे इसमें बॉडमास का रूल फॉलो होगा, तो 3 9 27 कट जाएंगे, ठीक है। 9 पचे 45 का 5 हाथ में बचा 4, 9 का 9 4 13, यानी 135 हो गया। और माइनस कर लेंगे 36 और प्लस कर लेंगे 12। तो देखिए 35 से 35 हम लोग काट देते हैं। जब 35 से 35 हम लोग काटेंगे तो ये -1 बचेगा। इस -1 को इधर से निकाल लेते हैं, तो यहां बच गया 100 और प्लस 11, यानी ये टोटल वैल्यू हमारा 111 दे के जाएगा प्लस में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिल रखा है। तो आंसर प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए को करोगे, यही परफेक्ट आंसर होगा। देखिए स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्टेटमेंट कहता है कि सभी टीवी रेडियो हैं, यानी जितना भी हमारे पास टीवी है, ठीक है, ये सभी टीवी क्या है, तो ये सभी टीवी रेडियो हैं। फिर कहता है कुछ रेडियो जो है
और ड्रायर है। और रेडियो का कुछ हिस्सा हमें क्या दिखता है, तो ड्रायर, और कहता है सभी ड्रायर गर्म है। यानी जितना भी ड्रायर दिख रहा है वो सारे के सारे क्या दिख रहे हैं, तो गर्म दिख रहे हैं। वेन डायग्राम तो बन गया। अब देख लो पहला निष्कर्ष कहता है कुछ टीवी रेडियो है। टीवी का जब सारा हिस्सा रेडियो है तो कुछ टीवी तो रेडियो होगा, यानी एक नंबर जो है ये परफेक्ट है। कुछ ड्रायर टीवी है। अब देख लो ड्रायर यहीं खत्म हो रखा है, टीवी यहाँ खत्म हो रखा है। ऐसे भी ड्रायर और टीवी में इंटरकनेक्टिविटी है, यानी पॉजिटिव बोलेंगे तब भी गलत और निगेटिव बोलेंगे तब भी गलत, सिर्फ इनके बीच पॉसिबिलिटी सही होता है। तो 2 नंबर कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो गया। तो हम लोग आंसर लगाएंगे केवल एक अनुसरण करता है, जो कि स्पष्ट रूप से ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो आंसर बच्चे ऑप्शन नंबर बी को बना लेना, यही परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहता है। देखिए अगर 52 से 49 आना है ना, तो यहां 3 की कमी करनी होगी, और 49 से 45 आने के लिए 4 की कमी करोगे। अब आप 5 की कमी कर रहे हो, फिर आप 6 की कमी कर रहे हो, फिर से देख लो आप 7 की कमी कर रहे हो, यानी इसका मतलब है अब 8 की कमी करोगे, और 27 में से 8 घटाओगे तो 19 मिल जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा बच्चे। तो आंसर बी को लगाओगे, जो कि बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। रजनीश कुमार जी का आंसर बी आया है, बहुत बढ़िया। देखिए 8 से 9 होने का मतलब है सर +1 होगा, और 9 से 12 होने का मतलब है +3 होगा, 12 से 17 होने का मतलब है +5 होगा, और 17 से 24 होने का मतलब है +7 होगा। तो पहले 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7, तो अब तो 9 भागेगा, तो 24 और 2 26 और 7 और चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी यही आंसर हो गया। क्योंकि अब इसमें हम लोग कितना ऐड करेंगे, तो 9 ऐड करेंगे। तो 24 में 9 ऐड करेंगे तो हम लोग 7 के पास पहुंच जाएंगे, यानी कि जी के पास पहुंच जाएंगे। तो आंसर हम लोग बी को कर लेंगे। देखिए कुछ रेलगाड़ियां कार है, हम ट्रेन कह सकते हैं ना, तो कुछ ट्रेन जो है वो क्या है, तो सर कार है। कहता है कुछ कार ट्रक है, कार का कुछ हिस्सा जो है वो ट्रक है, और कुछ ट्रक जहाज है, ट्रक का कुछ हिस्सा जहाज है। अब देख लो पहला निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ रेलगाड़ियां जहाज है। तो देखो रेलगाड़ी यहां समाप्त हो रहा है, जहाज यहां समाप्त हो रहा है, कुछ रेलगाड़ी जहाज नहीं दिख रहा है, यानी पहला गलत हो। ऐसे भी ट्रेन में और जहाज में आईसी यानी इंटरकनेक्टिविटी है, पॉजिटिव कहो निगेटिव कहो सब गलत होने हैं। कुछ जहाज कार नहीं है, तो देखिए सारे स्टेटमेंट कैसे हैं, तो पॉजिटिव है। और आपको पता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट के मिक्सअप से मिलने से कभी भी निगेटिव कंक्लूजन बन ही नहीं सकता। यहाँ देख लो रेलगाड़ी जहाज है और यहाँ जहाज कार है, यानी दोनों में सेम एलिमेंट भी बिल्कुल नहीं दे रखा। तो ना तो एक अनुसरण करने वाला है, ना तो 2 अनुसरण करने वाला है, यानी इस कंडीशन में हम लोग ऑप्शन नंबर ए को लगाएंगे। 30 का आंसर बी कैसे लगा दिए बच्चा? रजनीश कुमार बाबू गलत हो गया, आइदर और तो जाएगा नहीं, और 2 नंबर तो गलत है। तो हमेशा याद रखोगे, आपने देखा अच्छा कुछ जहाज कार नहीं हो सकता है, तो वो दुश्मनी होती जहाज कार में, तब तो कभी भी निगेटिव लगाएंगे तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि उनके बीच दुश्मनी होनी चाहिए। अगर सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव होना तो निगेटिव कंक्लूजन कभी भी सही नहीं होते हैं। इसको याद रख लीजिएगा, एकदम हमेशा इस चीज को याद रखिएगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं निकाला जा सकता, हमेशा याद रखोगे। पॉजिटिव स्टेटमेंट से चाहे कुछ भी कर लो,
आप निगेटिव कंक्लूजन निकाल ही नहीं सकते। और यहाँ तीनों के तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव थे और ये कंक्लूजन हमारा निगेटिव था, तो वो तो पहले ही गलत हो गया। चाहे आप वेन डायग्राम बनाओ, चाहे आप वेन डायग्राम नहीं बनाओ, उसको गलत ही होना है। तो इस बात को याद रखोगे। अब देखिए क्या कहता है। कहता है उस शब्द जोड़ी का चयन करें जो दिए गए शब्द के जोड़े में व्यक्त किए गए समान संबंधों में सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, इक्वाइड और ऑप्टेंड की बात कर रहे हैं। तो देखिए दोनों समानार्थी शब्द है। ठीक है, ऑप्टेंड करना यानी ग्रहण करना, एक्वाइड करना वो भी एक तरह का ग्रहण करना ही होता है। तो दोनों क्या है, तो समानार्थी शब्द है। तो देखिए मिनिएच्योर और टेनी दोनों समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, बालपन को दिखलाता है। बीटर तीखा होता है, स्वीट मीठा होता है, ये अपोजिट शब्द है, तो ये नहीं हो सकते। अराइवल का मतलब आना और डिस्पार्चर का मतलब प्रस्थान कर जाना, ये भी अपोजिट वर्ड है। कलेक्टेड और डिस्ट्रीब्यूट, अब आप कलेक्ट कर रहे हो यानी संग्रह कर रहे हो, और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो यानी आप दे रहे हो, तो एक जगह स्टोर हो रहा है और एक जगह आपकी स्टोर खत्म हो रही है, तो ये भी अपोजिट वर्ड है। यानी जैसा एक्वायर्ड और ऑब्टेन्ड में कॉमनिटी थी वैसा ही मिनिएच्योर और टेनी में कॉमनिटी है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट आंसर। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को करेंगे बच्चे, जो कि सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर होगा। ठीक है, वीडियो क्वालिटी कम है तो आप बढ़ा लो बाबू, आपके मोबाइल में ऑप्शंस हैं, आप उसको बढ़ा सकते हो। देखिए बच्चे ये वाली फिगर जो है ना, हमारे पास जो 4 फिगर दिए हुए हैं उसमें ढूंढना है। तो देखो पहला में तो लगेगा कि है, लेकिन ये वाली लाइन देख रहे हो, ये वाली लाइन हमें यहां मिलेगी ही नहीं, तो इस कारण से ए नंबर तो भैया गलती हो गया। अब दूसरे में हमें लगेगा कि है, तो अगर हम देखते हैं तो यहां से कटा, ठीक है ठीक है, दूसरा में सही में है। अब बोलोगे सर आपको कहां दिख गया, तो देख लो यहां से हम इस वाले डिजाइन को लेकर आते हैं और इस वाले डिजाइन को यहां से फोल्ड करके यहां छोड़ दें। ठीक है, अब इस वाले डिजाइन को हम यहां से लाते हैं और यहां से ला करके इसको इस तरह से रिएक्ट करवा दे। तो हाँ यहाँ थोड़ा सा स्पेस ज्यादा है और यहाँ स्पेस कम है, लेकिन फिर आगे जाएंगे ना तो ये वाली लाइन कभी खड़ी ही नहीं हो रही है, तो ये दोनों ऑप्शन तो संभव ही नहीं है। तो मिला जुलाकर हमारा बी नंबर को छोड़कर है ना और कोई सही नहीं हो सकता है। सर 41 नंबर में इंग्लिश का क्वेश्चन है, नहीं बच्चे इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं है, वो रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। जो होती है ना सिमिलैरिटी टेस्ट, वही सिमिलैरिटी टेस्ट ही तो आपके थे, बस यहाँ इंग्लिश वर्ड का यूज किया गया, वही हिंदी वर्ड का यूज कर देता, ग्रहण करना प्राप्त करना। अगर ये कह देता बचपना, छोटी आयु, कह देता तीखा मीठा, कह देता आगमन प्रस्थान, कह देता संग्रहित करना बंटवारा करना, तो आप बना लेते। तो है तो बच्चे रीजनिंग का ही प्रश्न, इसको सिमिलैरिटी टेस्ट कहते हैं। यानी जो रिलेशन यहाँ आपको स्टेटमेंट में दिख रहा है वही एक्चुअल रिलेशन आपके कंक्लूजन में से 4 में से किसी एक ऑप्शन में होंगे। अब जिस ऑप्शन में वो होंगे ना आपको वो बस कैच कर लेना है, बस इतना ही काम होता है सिमिलैरिटी टेस्ट का। 42 तो हमारा हो ही गया। चलिए देखिए ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा धीरे धीरे सीरीज जो है ना वो बड़ा हो रखा है। पहले 58, 73, 99, 138, 193 फिलर है यहाँ पे, और उसके बाद 368 की हम बात करते हैं। ध्यान से देखोगे बच्चे, देखिए जब सीरीज का कुछ नेचर होता है, अगर आप सीरीज के उस नेचर को समझ सकते हो तो फिर सीरीज बनाना आपके हाथ में होता है। अगर बहुत स्पीड से सीरीज बड़ी हो, मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर या क्यूब हो सकते हैं। बहुत स्पीड से अगर सीरीज घट रहा हो तो डिवीजन स्क्वायर और क्यूब हो सकते हैं, और धीरे धीरे बढ़े तो एडिशन, और धीरे धीरे छोटा हो तो सब्ट्रैक्शन। तो देखिए यहां सीरीज क्या हो रही है, तो धीरे धीरे बढ़, जब सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही हो इसका मतलब तय हो गया कि सर इसमें जोड़ पे आधारित श्रृंखला है, हमको 2 पदों के बीच का बस अंतर डिफाइन करना है, हम आंसर को क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए कितना, 13 में से 8 निकाल लेते हैं, 5 बच जाएगा, और 6 में से 5 निकालते हैं 1, यानी 15 का अंतर।
अच्छा, दूसरी बार हम चले, 9 में से 3 निकला 6, ठीक है, और फिर 9 में से 7 निकला 2, यानी अब 26 प्लस हो गए हैं। फिर से आगे अंतर देखो, 18 में से 9 माइनस हुआ तो 9, 12 में से 9 माइनस हुए तो 3। फिर से अंतर देख लो, 13 में से 8 गया तो 5, और 18 में से 13 गया तो 5, यानी अब 55 का अंतर आया। यानी बस हमें ये वाला अंतर जो है ना, इसी को डिफाइन करना है। तो देखिए, अंतर का अंतर अगर हम देखते हैं तो 15 से 26 हो रखा है, यानी 11 बढ़ रखा है। अब देखिए, 26 10 36 और 3 और यानी 13 बढ़ रखे हैं। अगर यहां देखते हैं, 15 में से 9 गया 6, और 4 में से 3 गया 1, यानी अब 16 बढ़ रखा है। तो देखिए, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 3 16, तो अब 16 प्लस 4 होंगे ना 20। तो जब हम यहाँ 20 बढ़ाएंगे तब हमारा काम आगे बढ़ेगा। 55 में 20 बढ़ा दीजिए, 65 और 75, यानी यहाँ 75 आपको ऐड कर, 5 3 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। 9 6 15 1 16 का 6 हाथ में 1 1 1 2, यानी ये वैल्यू टोटल 268 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को करेंगे, जो परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। देखो, एक ही पासे को क्या कर रखा है कि 2 बार उसने घुमा दिया, और दोनों बार में यदि आप देखोगे तो कॉमन क्या दिखता है, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। तो दोनों बार में देखोगे तो डी कॉमन है ना। अब कहता है सर ई वाले फलक के विपरीत बताओ क्या होगा। तो ई तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, तो जो नहीं दिख रहा है उसका अपोजिट वही होगा जो दोनों जगह कॉमन है। तो दोनों जगह कॉमन डी है, तो ई का अपोजिट डी हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, धीरे धीरे सीरीज क्या हो रही है ना कि घट रही है। पहले कितना था 9000, फिर बात करें तो 7200, फिर बात करें 60, फिर अलग, और फिर 3686.4 हो गए, ठीक है। चलिए अंतर देखते हैं, बस अंतर से ही बनेगा। 800 इधर और 1000 इधर, इसका मतलब है कि पहले 1800 की कमी हो गई है, ठीक है। अब देखिए, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 6 गया तो 4, ठीक है, और यहाँ 11 में से 7 गए तो 4, और 6 में से 5 गया 1, 1440 का अंतर। अंतर का अंतर फाइंड आउट कीजिए। 0 में से 0 गया 0, 10 में से 4 गया 6, ठीक है, और यहाँ बचा 7 में से 4 गए 3, यानी कि पहले कितना तो -360। हम फिर से करके देखते हैं, -360। अगर हम -360 करते हैं तो 0 में 0 गया 0 का अंतर लेगा, 14 में से 6 गए तो 8 का अंतर लिया, और 13 में से 3 गया तो 10 का अंतर लिया। 1040 घटाना है, 0 में से 0 गया 0, ठीक है, 16 में से 8 गया तो 8 बच गया, 6 में से 6 बच गए, और 4 बच गए। 4608, 4680 नहीं, 2 दूना 4, 7 दूना 14, ठीक है, 9 दूना 18, 20%, 20%, 20% कमी होगी। देख लो भैया क्या हो रहा है, इसीलिए आंसर नहीं दे रहा था। देखिए, 9000 का 20% कमी, यानी 1800। 7200 का 20% कमी, तो अब 5700 का क्या लेंगे तो 20%। तो अगर हम 10% की बात करें तो 5 7 6,
और फिर 10% कितना, तो 5 7 6, 6 6 12 का 2, हाथ में बच गया कितना, तो 6 6 12 का 2, हाथ में 1, 7 7 14 और 1 15 का 5, हाथ में 1, 5 5 10 1 11। यानी इसका भी 20% अब हमें क्या करना है, तो माइनस करना। बहुत अच्छी सीरीज है। यानी अब हमें माइनस कितने करने होंगे, तो 1152 माइनस करने होंगे। किसमें, तो 5760 में आप 1152 को माइनस करोगे। 10 में से 2 गया 8 बचे, 5 में से 5 जीरो, ठीक है, 7 में से 1 गया 6, और ये 4608 आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी। अच्छा क्वेश्चन था। अंतर का अंतर निकालने पे भी स्पष्ट नहीं हो रहा था, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अब परसेंटेज में माइनस कर रहा है। पहले 20% घटा दिया, फिर से 20% घटा दिया, फिर से आप 20% घटाओगे, अब उसका 20% घटाओगे तो 3686.4 आपको आंसर के रूप में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 5 से ये पूरी तरीके से कट जाएगा, ठीक है। 6 to 5 की अगर हम बात करें तो 5 से ये पूरी तरीके से डिविजिबल है। इसी तरीके से 2560 की बात करें, देखते हैं, 8 तिहाई 24, 8 दूना 16, पूरा पूरा डिविजिबल है। तो इसी तरह से इसकी अगर हम बात करें तो देखो 9 से तो ये नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा, 15 तिया 45, फिर से 500, 15 तिया नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए आंसर। तो आंसर किसको कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे। हाँ, इसके पहले वाली क्वेश्चन टाइम टेकन क्वेश्चन थी। पहले तो ऐसा लगा कि अंतर निकाल कर बनेगा, लेकिन बाद में पता चला एक्चुअली में अंतर नहीं निकाल रहा है, परसेंटेज में घटा रहा है। देखिए 14 में 2 जोड़ोगे 16 हो जाएंगे क्या, और 8 में से 3 माइनस करोगे तो 5 हो जाएंगे, और 20 में 4 जोड़ लोगे तो 24 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से 21 में अगर आप 2 जोड़ते हो तो 21 और 2 23 होंगे। अब आपको 13 में से 3 घटाना है, तो 13 में से 3 घटाओगे तो 10 मिल जाएंगे, और 18 में आपको 4 जोड़ना है, तो 18 4 22 हो जाएगा। यानी डब्ल्यू जे भी हमारा आंसर हो जाएगा। डब्ल्यू जे भी किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, जो कि बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो आंसर हम लोग ए को करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, 39 से 42 जाना है, यानी हम यहां कह सकते हैं कि सर +3 हो गया, ठीक है। अब 42 से 48 जाना है, तो यहां से +6 हो गए। अब यहां से लिया 2 और यहां से लिया 7, 7 2 कितनी, तो 9 हो गए। यहां देख लो कितना, तो फिर 67 68 69, यहां देख लो भैया 12 जुट गया। तो पहले 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12, तो अगली बार कितना जुटेगा, तो 15 जुटेगा। 69 में सीधा आप 15 जोड़ दो, 9 5 14 का 4, हाथ में 1, 6 1 7 1 8, 84 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में स्पष्टता दिख रहा है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी को करेंगे, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तीन में से 1 गया तो 2, 10 में से 2 गया तो 8, यानी पहले 1 माइनस फिर 2 माइनस। 8 में से 3 गया तो 5, और 5 में 6 में से 4 गया तो, अच्छा देखिए तो 11 में से 8, 11 से 8 होने के लिए 9 10 11, यानी माइनस करना होगा 3। 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, और फिर 4, ठीक है। 6 में से 1 की कमी करते हैं तो 5, 8 में से 2 की कमी करते हैं 6, 12 में से 3 की कमी करते हैं 9, और 5 में से 1 की कमी करते हैं 4। 43 से 21 यहां भी, 43 से 21 यहां भी, ठीक है ठीक है ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बच्चे अलग हो जाएगा। सब में कितने का अंतर आ रहा है, तो 43 से 21 का अंतर आ रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर सी में 41 23 का अंतर आ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ना, वही अदर से डिफरेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लिया करो, आपको साइन चेंज करने हैं
और साइन चेंज करके आपको प्रूफ कर देना है कि 644 आना है। अब चाहे तो अगर आसान होगा तो ऑप्शन ही प्रूफ कर देगा, और अगर ये क्वेश्चन जटिल रहा तो ऑप्शन नंबर डी इसको प्रूफ कर पाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कर लीजिए, इसमें हम लोग समय वेस्ट नहीं करेंगे। ध्यान से देखिए, पेंडेंट की बात करें, क्या लिखता है, QFO EBO और U। बस कुछ नहीं किया है, समझने भर का देर है। 16 से 17 1 जुड़ गया, 5 और 1 6, 14 1 15, 4 1 5, 1 1 2, 14 1 15 और 20 और 1 21। यानी पूरे फंक्शन में एक एक बढ़ गए। आप बढ़ा लो ना, 9 से 10 हो जाएगा। लीजिए, एक ही ऑप्शन में 10 दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी ही आंसर है। इससे ज्यादा सोचने की जरूरत इस क्वेश्चन में कतई नहीं है। अब देखो ध्यान से। अच्छा बताओ, अगर हम मिरर को यहां रखते हैं, जैसा कि वो बोला सटीक दर्पण प्रतिबिंब दीजिए, तो ये वाली फिगर जो है हमारी, ठीक है, इस तरह से रिएक्ट करेगी। ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, और यहाँ पे जो खाली स्थान है ना, वो खाली स्थान यहाँ बन जाएगा। तो देखो, सबसे पहले ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये दोनों बेचारे बच गए। अब इधर वाले फिगर को देखो, तो इधर वाले फिगर को आप देखोगे तो इस तरह से रिएक्शन इसका होगा। यहाँ आएगा सीधा, फिर वो थोड़ा सा ऊपर उठा, फिर थोड़ा सा कर भी जाएगा, और थोड़ा सा इधर आके ये इधर ऐसे करके हिट करेगा। लेकिन इसमें कहाँ होगा, इस साइड बॉक्स। अब देख लो, दोनों में से ये नहीं बचा। बी नंबर जो है वही परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो आंसर बी को कर लीजिएगा, जो कि बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर माना जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कर लिया करो, इसमें कोई दम होता नहीं है। अच्छा देख लो, यहाँ डबल सी दिखता है, और डबल सी के बाद ए बी दिखते हैं। ए बी के बाद भी सी ही दिख रहा है, तो अगर ए बी के बाद सी डालें तो ए बी डबल सी, तो ए बी डबल सी, तो ए बी डबल सी, तो ए बी डबल सी बहुत आसानी से बन गया। सी बी सी ए सी, यही आंसर होगा। सी बी सी ए सी, ऑप्शन नंबर डी में स्पष्टता देखने को मिल रखा है। तो परफेक्ट और सुटेबल आंसर जो है बच्चे, ये ऑप्शन नंबर डी को लगाएंगे, जो कि बेस्ट है। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है ना, समझ लो कि अगर लॉजिक है आपके पास और इनके बीच के संबंध को जानते हो तो फिर आप चुटकियों में बना लोगे, और अगर इनके बीच के संबंध को नहीं जानते हो ना, तो फिर ये आपको समस्या में डालेगा। जैसे कहता है मंत्री, किसान और इंजीनियर, तो एक किसान इंजीनियर भी हो सकता है और एक किसान मंत्री भी हो सकता है। इसी तरह से एक इंजीनियर किसान भी हो सकता है और मंत्री भी हो सकता है। यानी इसका वेन अगर बनाने की जरूरत पड़ी तो ये तीनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, और तीनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ऑप्शन नंबर सी में स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी को कर लेना, यही परफेक्ट है। इतना आसान सा काम करना होता है बच्चे। आप जिस समय इतना आसान काम करने लगोगे, उसी समय ये क्वेश्चन जो है ना, आपके लिए बहुत ही सरल और बहुत ही आसान हो जाएगी। देखिए, कहता है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह देख लो, है ना। अब कहता है भैया इसमें ऑड मैन आउट कौन है, आपको ये निकाल देना है। बड़ा आसान काम है। देखिए, 1 से 6 तक जाने का मतलब है कि आप 5 जोड़ दोगे, और 7 से 12 जाने का मतलब है कि आप 5 ही जोड़ोगे। 13 से 18 जाने का मतलब है बच्चे 5 जोड़ोगे, और 25 से 5 जाने का मतलब है कि आप यहां 6 जोड़ोगे। तो देख लो, तो सारे में फर्स्ट से सेकंड जाने में 5 ही ऐड हो रहे हैं ना, लेकिन ऑप्शन नंबर डी देख लो, उसने क्या किया, उसने 6 ऐड कर लिया। तो जब उसने 6 ऐड कर दिया है बच्चे, तो ये जो है ना, ये अदर से डिफरेंट हो जाएगा। तो बड़ा आसानी से हम लोग इसको कर सकते हैं। इसमें 3 ही टाइप होते हैं, या तो डिफरेंस पे ये रन करेगा, अगर इसने डिफरेंस पे रन नहीं किया ना, तो फिर ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट पे रन करेगा, और अगर वॉवेल और कॉन्सोनेंट पे भी अगर ये नहीं चल सका तो इसके प्लेस वैल्यू को जोड़ देना। यही 3 टाइप है इसमें। तो पहला क्या, तो अंतर पे चलेगा, ठीक है। दूसरा क्या, तो वॉवेल कॉन्सोनेंट पे चलेगा,
और तीसरा क्या, इसके प्लेस वैल्यू पे चलेगा। आप ये 3 तरीके दिमाग में रखोगे ना तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे कभी नहीं छूटने वाली है। देख लो, W का अर्थ किसका परिणाम 94 होगा। अब X का अर्थ इंटू है, Y का अर्थ प्लस है, Z का अर्थ है। आपको ये पूरा कैलकुलेशन करना है, चारों में से कोई एक ही आपको 94 परिणाम दे पाएगा। तो ये टाइम टेकन क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लिया करो, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं होती है। अब देखो S क्या करेगा, तो अपने स्थान पे घूमेगा, जैसा कि आप देख रहे हो सब में ऑलरेडी है। 5 भी क्या करेगा, तो 5 भी अपने स्थान पे घूमेगा, जैसा कि आप देख रहे हो सब में है। जे भी अपने स्थान पे घूम जाएगा, जैसा कि आप देख लो सब में है। फिर से 5 आया जो अपने स्थान पे घूम जाएगा, देख लो यहाँ 3 दे रखा है, बाकी सब में बचा। अब 3 भी अपने स्थान पे घूमेगा, जो कि तीनों में है। टी की बात करें तो टी भी अपने स्थान पे घूमेगा। अब देख लो, यहाँ 3 के बाद टी चाहिए, यहाँ 3 के बाद एफ दिया, दोनों में टी है। एफ भी अपने स्थान पे क्या करेगा, तो घूम जाएगा। अब देख लो, इसमें एफ ज्यों का त्यों रह गया, यानी डी नंबर भी कैंसिल हो गए, और ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गया। तो आंसर बी को कर लेना, यही परफेक्ट आंसर। इतना आसान होता है इसको बनाना। अब बोलोगे सर यहाँ आसान कहाँ है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, इससे इसमें पहले वर्क कीजिए, उसके बाद इससे इसमें वर्क कीजिए। तो देखिए यहाँ जो एरो पहले नंबर पे था ना, वही एरो दूसरे नंबर पे चला गया। इसी तरीके से यहाँ जो एफ पहले नंबर पे था, दूसरे में दूसरे नंबर पे। तो जो पहला और तीसरा का काम सेम है, तो जो 2 से 3 में हुआ है ना, वही काम हमें 4 से 5 में देखने हैं। तो देख लो, इसमें एरो बीच से कॉर्नर में चला गया, तो इसमें एफ जो है ना वो बीच से कॉर्नर में चला जाएगा, यानी कॉर्नर में एफ चाहिए, इस दोनों ऑप्शन में नहीं है, कैंसिल हो गया। अब इस दोनों में अंतर देखो कहाँ है, तो देखो यहाँ स्पष्ट अंतर दिखता है ना। तो देख लो, इससे इसमें बीच में क्या आया, तो नीचे वाला बॉक्स जो है उठ के ऊपर आ चुका है। तो यहां भी बीच में नीचे वाला बॉक्स जो है उठ के ऊपर आ चुका होगा, इसमें एल है, कैंसिल। डी नंबर जो है यही परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो आंसर हम लोग डी को करेंगे, जो कि बेस्ट होगा। नेक्स्ट वन देखेंगे। देखिए, एक लड़के के तस्वीर को, लड़की की तस्वीर को देखकर ब्रोनिका ने कहा, वह यानी कौन, लड़की, मेरे यानी ब्रोनिका के। तो यहां मेरे मत पढ़िए, यहां ब्रोनिका पढ़िए। ब्रोनिका के पति का भाई यानी देवर की बेटी, तो देवर की जो बेटी होगी वो पति की भांजी होगी, की माँ है। तो देवर के बेटे की जो माँ या बेटी की जो माँ होगी उसको हम सिस्टर इन लॉ कहेंगे, यानी देवर की पत्नी होगी। तो तस्वीर में दिख रही लड़की से ब्रोनिका किस प्रकार संबंधित है, देवरानी या जेठानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना, यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। देखिए, किसकी तस्वीर, तो कोई लड़की की तस्वीर थी, और इस लड़की की तस्वीर को देखते हुए किसने कहा, वेरोनिका ने कहा। वेरोनिका ने कहा, वह यानी लड़की, मेरे पति यानी वेरोनिका का कोई पति है, के भाई यानी देवर, की बेटी, की कौन है, माता है। तो जैसे ही मेरे देवर के बेटी की माता हुई, यानी देवर की ये पत्नी हो जाएगी। अब पूछ रहा, तस्वीर में दिख रही लड़की से वेरोनिका किस प्रकार संबंधित है, यानी यहां बच्चे लड़की का नहीं वेरोनिका का संबंध निकालना है, किससे, इस लड़की से। देखिए, अगर हम हैं तो ये मेरा पति, और मेरे पति का भाई तो मेरा देवर या जेठ हो सकता है, और उसकी पत्नी तो देवरानी या जेठानी हो सकती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी को करेंगे, जो कि परफेक्ट है। 87 का डी आंसर आया था, सही था बच्चे। अच्छा, ध्यान दीजिए, 9 को 3 से अगर गुना करते हैं तो 9 तिया 27 हो जाता है, और 1 की कमी कर दे तो 26 हो जाएगा, क्या होगा ना। तो हमने अभी कुछ देर पहले बताया था, एक को चेक कर लिया ना, दूसरा चेक मत करो, क्योंकि दोनों का सेम ही लॉजिक होगा। तो देखिए, 9 तिया 27 माइनस 1 26,
6 तिया 18 माइनस 1 17 हो सकता है। 11 तिया 33 माइनस 1 32 हो सकता है। 5 तिया 15 7 तिया 21 सब बच गया, यानी आगे चेक करना होगा। तो देखो, तो 26 दूना 52, 26 दूना 52 और प्लस 1 53 हो सकता है ना। तो देखिए 6 तिया 18, 6 दूना 6 तिया 18 माइनस 1 17, 17 दूनी 34 प्लस 1 35 चाहिए था, खत्म। 11 तिया 33 माइनस 1 32, 32 दूना 64 प्लस 1 65 चाहिए था, खत्म। 15 5 तिया 15 माइनस 1 14, 14 दूनी 28 प्लस 1 29 चाहिए था, दे रखा है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यही बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर है। अब सोचो, इसको भी चेक करने जाते तो अलग लॉजिक तो नहीं होता, लेकिन हमारा समय बेस्ट होता। अभी हमने 3 सेकंड बचा लिया अपना। तो ये हमेशा याद रखिए, जब दो दो देते हैं तो कोई एक को बस आंसर पूरा कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखो, सारे में फॉरवर्ड रिलेशन दे रहा। अब पूछता है सर बतला दो कौन सा सत्य है। तो MO की पत्नी की बहन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अगर हम हैं तो ये मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी की बहन है, तो सही में MO की पत्नी की बहन है, तो ये तो सत्य है। और पूछा है कि सही नहीं है, तो पहला तो सही हो गया। दूसरा कहता है OQ का पिता है। तो देखिए, अगर हम हैं तो मेरा भाई और मेरे भाई के पिता, तो मेरे भी पिता, यानी ये भी बात सत्य है कि वो Q का पिता है। अब कहता है PN का पुत्र है। तो देखिए, P को N का पुत्र होना है या नहीं। अगर हम हैं तो ये मेरे पिताजी हुए और मेरे पिताजी की पत्नी तो मेरी मम्मी हो गई। अब हम उसके बेटा या बेटी हो सकते हैं। तो मेरे बाद इंटू का साइन है और इंटू के पहले जो भी शख्स आता है वो भाई होता है। तो P यहाँ Q का भाई है, तो P लड़का है। और P लड़का होके N को मम्मी कहेगा, तो इसकी मम्मी तो इसको बेटा कहवे करेगी, यानी ये भी बात सही है। तो जब पहला तीसरा और दूसरा तीनों का तीनों हम नहीं काट सके, तो चौथा बिल्कुल 100% गलत होगा, उसको चेक नहीं करेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। कहता है ए अक्षर के विपरीत ए और सी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। एफ और बी एक दूसरे के अपोजिट, ई और डी एक दूसरे के अपोजिट। तो ए का अपोजिट कौन हो गया? तो सी हो गया। 2 2 4 2 6 एक 7 लोग एक दीवार पर एक पंक्ति में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। सबका मुख वेस्ट में है, तो राइट ऊपर और लेफ्ट नीचे आएगा। अब ध्यान से देख लो, 2 4 2 6 एक 7 लोग हैं। आर एस के ठीक बाईं ओर है, तो आर जहां भी होगा एस के ठीक बाईं ओर होगा, यानी इनके बीच कोई नहीं होगा। क्यू दोनों सिरों में से एक पर है और टी उसके बगल में है, तो या तो क्यू टी इधर या तो क्यू टी इधर। चलिए, भी टी और यू के बीच में है। अब भी जो है ना वो टी और यू के बीच में है, तो दोनों कंडीशन लेके चलते हैं, बहुत आसानी से बनेगा। क्यू यहां, टी यहां। अब कहते हैं सर भी टी और यू के बीच में है, तो भी टी और यू के बीच में है, भी टी और यू के बीच में। एस उत्तरी सिरे से पांचवा है। अब देखिए एस जो है ना वो उत्तरी सिरे से, तो इसका उत्तरी सिरा ये है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा है। 2 4 2 6, ठीक है। उन व्यक्तियों में से कौन पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है? अब देखो यहां हमारे पास 1 2 3 4 हो चुके हैं, तो इधर वाले में ये रहा 5, ये रहा 6 और ये रहा 7, क्योंकि 2 4 2 6 7 है, यानी उत्तरी सिरा से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा तो भी है, तो ये वाली ऑप्शन तो कट गई। एक और कोई व्यक्ति बचा हुआ है, वो व्यक्ति पी है, रख लो, हमारे अरेंजमेंट कंप्लीट हो गए। कौन पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है? देख लो, 3 इधर निकला और 3 इधर निकला, यानी यू जो है ना वही पंक्ति के मध्य में बैठा है। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर किसको लगाएंगे? तो यू को लगाएंगे, ठीक है। यू किस में है? तो बी में है। नहीं बच्चे, 101 का 102 का आंसर ए नहीं होगा बाबू, 102 का आंसर बी होगा, यू आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि देखो ऊपरी हिस्से से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा एस है। आगे चलते हैं। 8 मित्र हैं,
को दो वृत्ताकार मेज के परिधि पर बैठना है, जिसमें एक छोटे आकार का आंतरिक मेज और एक बड़े आकार का बाहरी मेज है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। एक बाहरी मेज और एक भीतरी मेज, कितने लोगों को बैठना है? तो 8 लोगों को बैठना है। कहता है प्रत्येक मेज पर 4 व्यक्ति एक दूसरे से समान दूरी पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे, यानी सबका फेस जो है ना वो सेंटर की ओर है। एम एल के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो जहां भी एल बैठेगा उसके दाईं ओर ठीक बगल में एम बैठेगा। अब देखो, एल एम बाहर वाली सर्किल पे है कि एल एम अंदर वाले सर्किल पे है, ये स्पष्ट अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए अनफिक्स क्लू है, इसको बाहर ही रखेंगे, छोड़ देंगे। आगे चलते हैं। Q और N दक्षिण में बैठे हैं, तो Q और N दोनों जो है ना वह दक्षिण में बैठे। तो मान लो कि Q और N यहीं पे बैठ सकते हैं, यहां Q या यहां N, या यहां N और यहां Q, दोनों का पोजीशन यही मिलेगा, छोड़ दीजिए। और वे R और L की ओर मुख करके बैठे हैं, तो इनका मुख कहां है? तो L और R की ओर है, इसका मतलब L और R को तो यही रहना। चलिए, M समान मेज पर O के सामने बैठना है। अब M जो है ना वो समान मेज पर बैठेगा, और किसके सामने बैठेगा? तो O के सामने बैठेगा, यानी M और O जो है वो एक ही मेज पर बैठे, यानी M अगर अंदर गया ना तो O भी अंदर होगा, और M यदि बाहर वाले मेज पे है तो O भी बाहर वाले मेज पे है। अभी तक कोई कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है, छोड़ दीजिए। P बाहरी मेज पर K के सामने बैठा है। अब देखो, यहां तो आपको पता है ना कि यहां पे किसको किसको जगह मिलनी है, तो Q और N को जगह मिलनी है। अब यहां पे किसको? तो L को और M को जगह मिलनी है, ये पता है। अब हमारा कहता है ना कि सर बात ऐसा है कि P बाहरी मेज पर K के सामने बैठा है, तो P और K के लिए यही बाहरी मेज बैठेगा, ठीक है। अब सोचो, अगर P और K यहां बैठ जाता है बाहरी मेज पे, और यहां दोनों में से कोई एक Q और N में से कोई एक बच जाता है, तो 3 लोग तो खत्म हो गए। अब L को तो अंदर वाले मेज पे बैठना पड़ेगा, यानी अब रास्ता क्लियर हुआ कि सर L को अंदर वाले मेज पे रखिए, और हमें पता है कि L अंदर वाले मेज पे आएगा तो यहां आएगा, ठीक है। और L के तुरंत दाएं कौन हो जाएगा? तो M हो जाएगा। O के सामने कौन बैठा? तो M बैठा। क्लियर हो गया। अब देख लो, जैसा कि उसने कहा था कि Q और N दक्षिण दिशा में बैठे हैं, तो अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। L समान पर M और O के बीच में है, L समान दूरी पर M और O के बीच में है। N समान मेज पर P और K के बीच में। तो देखिए, P और K के बीच में N समान दूरी पे है, तो N बाहर वाले सर्किल पर बैठेगा, और यहां बच्चे Q बैठ जाएगा। खत्म हो गया काम। अब देखो क्या कहता है, P और K के बीच में है, तो या तो हम PK को बाहरी मेज पे यहां रख सकते हैं, या तो PK को हम बाहरी मेज पे यहां रख सकते हैं। कोई कंफर्मेशन हमारे पास नहीं दे रखा है। कहता है बाहरी मेज पर उत्तर दिशा में कौन बैठा है, ठीक है। तो देखो, एक हमारा याद है L और क्या बोला था, तो कहा था QN दक्षिण में बैठा है, और वो R और L के सम्मुख है। तो जब L यहां है तो R को यहां रहना होगा, यानी यही R जो है ना बाहरी मेज पर उत्तर दिशा में बैठा है, तो R कहां दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर डी में। एकदम बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अगर जिस बच्चे ने थोड़ी सी सावधानी हटाई उससे नहीं बनेगा, जिसने अपना पेशेंस लैक किया उससे भी ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि आप LMO का स्थान इधर उधर करने में परेशान हो जाओगे। और जिस बच्चे ने थोड़ी सी सावधानी रखी और थोड़ा सा पेशेंस रखा, वो इस सेटिंग को लुत्फ उठा करके बनाएंगे, यानी ये एंजॉय करने वाला सेटिंग था, ये टेंशन वाला सेटिंग नहीं था। तो अच्छा क्वेश्चन था, और जब अच्छा क्वेश्चन है तो फिर वो अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन। अच्छा देख लो, S की वैल्यू होती है 19, और अगर हम 2 गुना कर दें तो इसको हम 38 लिख सकते हैं, जैसा कि लिखा है। O की वैल्यू होती है 15, अगर हम 2 गुना कर दें तो 30 लिख सकते हैं। इसी तरह I की वैल्यू होती है 9, और अगर हम 2 गुना कर दें तो 18 लिख सकते हैं।
इसी तरह से L की वैल्यू होती है 12 और यदि हम 2 गुना कर दें तो 24 लिख सकते हैं। तो लॉजिक स्पष्ट हो गया कि सर उसके रियल वैल्यू को बस दुगना करके आपको लिख देना है। तो देखिए डेसिमल की बात कर रहा है तो डी की वैल्यू 4 होती है, 4 दूना 8 हो जाएंगे, खत्म। 5 दूना 10 हो जाएंगे, खत्म। 3 दूना 6 हो जाएंगे, बच गया। 9 दूना 18 हो जाएंगे, खत्म। ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट आंसर। तो बस आपको एक बार लॉजिक पकड़ना है कोडिंग डिकोडिंग में, और पूरे रीजनिंग में बस क्वेश्चंस का लॉजिक समझना है। अगर आपने एक बार लॉजिक समझ लिया तो फिर आप पेन क्यों उठाओगे, वो ऐसे ही बन जाएगा। बस लॉजिक समझ लो, रीजनिंग में सारा गेम लॉजिक का है रीजनिंग। अब जैसे देख लो, टिकरी है ना हमारे पास, और टिकरी को क्या लिखा है 20, कहेंगे सर सेम वैल्यू लिखा। फिर देख लो इसकी वैल्यू 9 होती है, 2 गुना कर दिया तो 18 लिखा है। फिर देख लो के लिए सेम वैल्यू यूज किया गया है, कितना 11। अब आर के लिए वैल्यू होता है 18 और दुगना कर दो तो ये वैल्यू 36 हो गया। और फिर आई की रियल वैल्यू लिख दिया 9, बन गया 20 18 11 36 9। तो कर क्या रहा है एक्चुअल में, तो पहले सेम वैल्यू लिखता है, फिर दुगना लिखता है, फिर सेम वैल्यू, फिर दुगना वैल्यू, फिर सेम वैल्यू, इसी तरह से करके कोडिंग का डिकोडिंग कर दिया। कर लो, पहले सेम वैल्यू लिखोगे तो 2 होगा, अब दुगना वैल्यू तो 15 दूना 30 होगा, ये दोनों घर गए। फिर सेम वैल्यू तो 30 के बाद 1 होगा, और फिर दुगना वैल्यू तो 18 के बाद 36 होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट आंसर। तो ए को हम लोग परफेक्ट और सुटेबल आंसर बनाएंगे। देख लो, सबसे पहले इस वाले एरो से देखना, ये दोनों एरो जब यहां दिख रहा है ना, तो खोलने पे ये दोनों एरो इस साइड दिखेगा, और ऊपर खोलने पे ये दोनों एरो हमें इस साइड दिखेगा। पहले इतना से डिसीजन लो कि कौन कौन बचा। तो ये तो बेचारा घर गया, ठीक है, ये भी बेचारा घर गया, ये और ये 2 बचे हैं, इस दोनों को हम काट नहीं सकते, ठीक है। अब देखो ये एरो नीचे है तो इसके अपोजिट में ये एरो ऊपर, यहां ये एरो नीचे और यहां ये एरो ऊपर उठेगा। तो देखो इसमें दोनों में एरो कहां जा रहे हैं, तो नीचे की ओर जा रहे हैं, यानी ये ऑप्शन कट गया और बी नंबर इसके लिए बेस्ट आंसर हो गया। तो आंसर हम लोग बच्चे बी को करेंगे, जो कि परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करेंगे। कितनी महिला शिक्षक समाज सेवक भी है, यानी महिला भी चाहिए, शिक्षक भी चाहिए, समाज सेवक भी चाहिए। तो सम चतुर्भुज शिक्षकों को दर्शाता है, वृत्त समाज सेवक को दर्शाता है, पंचभुज महिलाओं को दर्शाता है, यानी तीनों में इन्वॉल्व हो, और तीनों में इन्वॉल्व एक ही संख्या है 10। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 20 पचे 100, 9 पचे 45, देख लो हो गया। इन दोनों को आपस में गुना कर दो, 145 हो जाएंगे। तो 15 दहिया 150, खत्म। 20 छक 120, खत्म। 16 दहिया 160 और 16 चको 64, ये आंसर हो जाएगा बच्चे। इन दोनों को गुना कर दो, 14 को 16 से गुना कर दो, 16 चको 64 का 4, हाथ में 6, 16 का 16 और 6 22। यही बी नंबर जो है परफेक्ट और सुटेबल आंसर। कई बार ऐसा क्वेश्चन आपके आंख के सामने आएगा जो क्वेश्चन सेटर ये सोच के दिया होगा कि बच्चे इसके लॉजिक के लिए परेशान हो जाएंगे, लेकिन अगर बच्चे की प्रैक्टिस है और उसको गुना भाग करना बहुत आसानी से आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आराम से बनते हैं, कभी कभी छोड़कर। अब देख लो, कहता है दी गई सीट को मोड़कर एक घन बना दो, तो कौन सा घन बनेगा। आपको पता है ना कि 5 और 3 अपोजिट है, तो 5 3 साथ में नहीं रह सकते। यहाँ देख लो 5 और 3 साथ में है, यानी ये घन कैंसिल हो गया। आपको पता है कि 4 और 6 अपोजिट है, तो 4 6 साथ में नहीं रह सकते, कहीं भी 4 6 साथ में नहीं है। आपको पता है 2 और 1 अपोजिट है, तो 2 और 1 साथ में नहीं रह सकता, तो देख लो 2 1 कहीं भी साथ में नहीं है, यानी 4 6 भी कहीं साथ में नहीं मिला। 5 3 एक जगह मिला तो वो कट गया, 1 और 2 भी साथ में नहीं मिला, यानी इसका इसका और इसका निर्माण हम कर सकते हैं।
तो वही पूछा है कौन सा बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन ए हो गया कि सर 1, 3 और 4 को हम बना सकते हैं लेकिन 3 नंबर को नहीं बना सकते हैं, तो ऑप्शन बच्चे ए हो गया। देखिए CONVERT की बात करें, सी के लिए कितना तो 3, ओ के लिए 4, एन के लिए 14, भी के लिए 22, ई के लिए 2, आर के लिए 18 और टी के लिए 20। वॉवेल के साथ अलग क्रिया, कॉन्सोनेंट के साथ अलग क्रिया, तो देख लो वॉवेल है, वॉवेल है, कॉन्सोनेंट 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 और कॉन्सोनेंट है। तो जो भी कॉन्सोनेंट है उसका सेम वैल्यू लिखा है। अब ध्यान से देखना, हमारे पास 5 ही वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू। कभी वो क्या करता है कि ए को 1, ई को 2, ई को 3, ओ को 4 और यू को 5 लिख देता है, या कभी क्या करता है कि इसको 5, इसको 4, इसको 3, इसको 2, इसको 1 लिख देता है। ये 2 काम करता है वॉवेल के साथ। तो देखो ओ के सामने 4 लिखा है यानी ये वाला वैल्यू यूज किया गया, ई के सामने 2 लिखा है यानी ये वाला वैल्यू यूज किया गया। तो वॉवेल का अपना 5 मान दे दिया गया, 1 2 3 4 5, और बाकी कॉन्सोनेंट का सेम वैल्यू लिख के वॉवेल का वॉवेल संख्या लिख दिया। बस इतना ही इसमें क्वेश्चन में करना है। तो देखो ध्यान से समझोगे, ए के लिए पहला वॉवेल है, सी के लिए 3, क्यू के लिए 17, यू हमारा 5वां वॉवेल, आई हमारा ए ई आई तीसरा वॉवेल, आर के लिए 18 और ई हमारा दूसरा वॉवेल। यही हमारा आंसर होगा 13 17 53 18 2। ऑप्शन नंबर ए में स्पष्टता दिख रहा है हमें, तो आंसर बच्चे हम ऑप्शन नंबर ए को करेंगे जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर बनेगा। देखिए वेबसाइट है, ठीक है। यदि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम अनुसार उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए, यानी जितना भी वॉवेल है उसको आप उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दो, और प्रत्येक व्यंजन को उसके ठीक पहले वाले अक्षर से, तो V W A B R S S T बदल गया। तो इस प्रकार बने शब्द में कितने स्वर होंगे, तो इस प्रकार बने स्वर में सिर्फ एक ही स्वर होंगे और वो स्वर है ए, तो आंसर हो जाएगा बी, यानी इसमें केवल एक ही स्वर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए 8:45 का समय हो रहा है और घड़ी की मिनट वाली सुई उत्तर दिशा में, जबकि 45 मिनट पे सुई 9 पे होगा और होना चाहिए पश्चिम, लेकिन ये कह रहा है कि उत्तर दिशा में है, यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज गलत बतला रहा है। तो कहता है 9 बजे वो किस दिशा में इंकित करेगी, तो 9 बजे मिनट वाली सुई होनी चाहिए उत्तर, लेकिन ये 90 डिग्री क्या करेगी, तो गलत घूमेगी क्लॉकवाइज, तो आ जाएगा पूरब। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। देख लो एक घड़ी है, ये 12, ये 6, ये 3, ये 9। अब कहता है घड़ी में 8:45 का समय हो, तो जब 8:45 का समय हो रहा है तो मिनट वाली सुई 9 पे होगी और घंटे वाली सुई 9 से 7.5 डिग्री पीछे होगी, ठीक है। यही 8:45 का समय है। अब कहता है सर मिनट वाली सुई उत्तर में, यानी ये सुई आपको नॉर्थ में दिखती है, तो ये सुई आपको साउथ में दिखेगी। यहां हमारा ईस्ट हो जाएगा और यहां हमारा वेस्ट हो जाएगा। अब कहता है कि जब इस घड़ी में 9 बजेगा, तो सोचो अब इस घड़ी में हम लोग 9 बजा रहे हैं, यानी घंटे की सुई को 9 पे और मिनट की सुई को 12 पे लेके जा रहे हैं। तो अब पूछता है अब वह सुई किस दिशा में दिखेगी, तो जब ये सुई 12 पे होगी मिनट वाली सुई, तो 12 पे ईस्ट दिखता है, तो हमारा आंसर पूरब हो जाएगा। तो चाहे तो आप घड़ी बना करके ये काम कर सकते हो बच्चे, चाहे तो आप बस एंगल देख लो कि कितना डिग्री का एंगल रोटेशन है। आप एंगल का रोटेशन समझ गए तो फिर आपको ये घड़ी बनाने की जरूरत कतई नहीं पड़ेगी। देखिए जल प्रतिबिंब की बात करें तो 8 नीचे आएगा जो कि सब में है, ठीक है। 9 नीचे आएगा जो कि इसमें संभव नहीं है। 6 ऊपर चला जाएगा
जो कि इसमें संभव नहीं है। 5 ऊपर चला जाएगा जो कि इसमें संभव और इसमें संभव है। 4 नीचे आ जाएगा जो कि दोनों में संभव है। 2 नीचे आएगा जो कि इसमें संभव नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट आंसर। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर ए को करेंगे, परफेक्ट होगा। 3 15 -1 7 6 नहीं से 14 घट गया। 15 6 90 10 से 12। देखिए बच्चे क्या किया है, आसान सा काम किया। 12 को सबसे पहले 7 से गुना करवाया, 12 सते 84 हो गया, ठीक है। और फिर इसी 7 को पकड़ के 2 से गुना कर दिया, 7 दूना 14 कर दिया। 84 में से 14 को माइनस कर दिया तो आपके पास 70 आ गए। सेम प्रोसेस, 15 छक 90 और 6 दूना 12, 90 में से 12 जाएगा 78। तो सेम काम हम किसके साथ करेंगे, तो 11 को 9 से गुना करवाएंगे तो 11 9 99 हो गए। और फिर इसमें 9 को 2 से गुना करवा के माइनस कर देंगे तो 9 दूना 18, यानी 99 में से हम लोग को 18 माइनस कर लेना। 99 में से 18, 9 में से 8 गया 1, ठीक है। और फिर हमारा 9 में से 1 गया 8, 81 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में स्पष्ट रूप से दे रखा है। तो पहले और दूसरे संख्या को आपस में गुना करें, फिर दूसरी संख्या को 2 से गुना करके माइनस कर दें, आपका प्रोडक्ट जो है वो निकल करके आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। 13 3 16 नहीं, 13 चको 52 हो जाएगा, 15 छक 90, 4 लाने के लिए 4 से भाग, 6 लाने के लिए 4 से भाग, 23 नवा। आज दोनों फिलर आसान है, देख लो। सबसे पहले इस 16 को पकड़ो, 4 से भाग दे दो, 4 आएगा। अब इसको पहले वाली संख्या से गुना कर दो, 13 चको 52 हो गए। बीच वाली संख्या को पकड़ो, 4 से भाग दो, 6 आएगा। पहले वाली संख्या यानी 15 से गुना कर दो, 90 हो गए। तो बीच वाली संख्या को पहले 4 से भाग देना है और पहली संख्या से गुना करना है। तो बीच वाली संख्या 36 है, 36 को हमने 4 से भाग दिया, हमारे पास 9 आ गए। और 9 को हमने 23 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 तिया 27 के लिए 7, हाथ में 2, 9 दूना 18, 2 20, यानी टोटल वैल्यू 207 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमें स्पष्टता देखने को मिलता है। तो आंसर बच्चे हम ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे। ऐसी कितनी ग्रामीण महिलाएं हैं जो नियोजित नहीं है, तो ग्रामीण चाहिए, महिला चाहिए, लेकिन नियोजित नहीं चाहिए। तो बस 6 ही महिला ऐसी हैं जो ग्रामीण भी हैं, महिला भी हैं, लेकिन नियोजित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट आंसर। पार्वती बिंदु ए से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर वो जाती है 35 मीटर, ठीक है। वहां से वो बाईं ओर मुड़ती है और बाईं ओर मुड़ के चलती है 60 मीटर। फिर वो बाईं ओर मुड़ती है और बाईं ओर मुड़ के यहां से 15 मीटर चलती है। उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ती है, 90 मीटर चलती है, बाईं ओर मुड़ के 90 मीटर चलती है। अंत में वो दाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है और बिंदु डी पे, यानी चलना स्टार्ट करी थी बिंदु ए से और पहुंच जाती है बिंदु डी पे। बिंदु डी बिंदु ए से किस दिशा में और कितना दूर है, तो ध्यान से देखिए। ए से पश्चिम में जाने पर बिंदु डी मिलेगा और डिस्टेंस कितना, तो ये टोटल डिस्टेंस 90 में से 60 निकल गया, तो ये डिस्टेंस बच जाएगा 30, यानी बेस्ट में 30 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट आंसर। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे। सर इतना जल्दी कैसे सोच पा रहे हैं बच्चे, 15 साल से यही काम कर रहे हैं। क्वेश्चन आता है तो माइंड क्लिक कर जाता है।
नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, तो ध्यान से देखोगे। अगर यहां हम वर्ग की बात करें तो यहां 5 वर्ग, 1 2 3 4 ये 5, और यहां भी बात करें तो यहां भी 5 वर्ग, तो 5 5 10 वर्ग हो गए। अब देखो अगर हम यहां बात करें तो यहां भी 5 वर्ग, तो 5 10 15 वर्ग हो गए। अब देखो इन दोनों के मिलने से एक नया वर्ग बनता है, ये भी तो एक वर्ग ही है, तो एक वर्ग और मिल गया, यानी टोटल इसमें 16 वर्ग मिल जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में जो है ना वो दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वही परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। कहता है एक जनरल स्टोर में 5 उत्पाद हैं ए बी सी डी ई, ए सी से सस्ता है, तो ए जो है ना वो सी से सस्ता है किंतु बी से महंगा है। 5 में से 3 उत्पाद तो पता चल गया। ई सी से महंगा है किंतु डी से सस्ता है। कौन सा उत्पाद सबसे सस्ता है, तो बी उत्पाद जो है वो सबसे नीचे गया, और जो सबसे नीचे गया वही सबसे सस्ता है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गए। एक पंक्ति में राज दोनों सिरों से 16 है, तो 16 दूना 32 माइनस 1 31, यानी कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 31 विद्यार्थी हैं। अब सोचो राज की अगर हम बात करते हैं तो इस सिरे से भी वो 16 है और इस सिरे से भी वो 16 ही है, तो राज 2 व्यक्ति तो नहीं है, राज तो एक ही व्यक्ति है। अब इस एक व्यक्ति के पीछे में 15 व्यक्ति होंगे, और इस 16 है तो इसके आगे में भी 15 व्यक्ति होंगे। पंद्रह 15 30 और 1 31 हो गए। आज की सभा हमारी यहीं क्या होती है, बर्खास्त की जाती है। हम लोग की फिर मुलाकात होगी कल, और कल हम लोग एईडीओ के 50 प्रश्नों का संग्रह जो है उसको क्रैक करेंगे। तो चलिए बच्चे आज की सभा बर्खास्त करते हैं। सभी बच्चे को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। फिर कल मुलाकात होगी एईडीओ में आपके साथ मंडे को, फिर से हम लोग 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन सीखेंगे।